नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट, वन यू की टीम से। और आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं इस अपने लाइव प्रोग्राम में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मेरे ख्याल से मेरे ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइव वीडियो है जो मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस लाइव वीडियो से जुड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने अधिक से अधिक उत्तराखंडी लोगों को जोड़ना है। जितने लोगों को जोड़ सकते हैं प्लीज़ इसमें जोड़िए। ये मेरे ख्याल से मैंने जो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ एक रिसर्च के ऊपर, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। जसपाल भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय उत्तराखंड जुड़ने के लिए। शांति पालीवाल जी, जय उत्तराखंड। जोशी जी, चंद्रशेखर जोशी, जय उत्तराखंड। तो मैं जो पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ उसको लेकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप सभी उत्तराखंडियों तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ये है कि अधिक से अधिक उत्तराखंडियों को ये जानकारी मिले, लोग समझें कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन आ सकता है। हमने बहुत सारी आसपास देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन फाइनली हम एक कंक्लूजन पे निकले हैं। आज उस कंक्लूजन पे मैं आके आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर है क्या। तो साथियों, ये रिसर्च मैंने करीब 1 साल पहले से शुरू करी थी। इससे पहले कई लोगों से बात करी थी, लेकिन अपने लेवल पे खुद ये रिसर्च स्टार्ट करी कि किस तरीके से जो जो समस्या ये है कि पलायन भी हुआ है, हम सब लोग वापस भी जाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस डाले थे। सौरभ भाई नमस्कार, जय उत्तराखंड। सभी साथियों को नमस्कार। योगेंद्र भाई, जय उत्तराखंड। लाल सिंह बिष्ट जी, जय उत्तराखंड। मैं सभी साथियों को ग्रीट नहीं कर पाऊँगा, नमस्कार सबसे नहीं बोल पाऊँगा। मैं टॉपिक पर आता हूँ क्योंकि आज बहुत लंबा टॉपिक है। तो साथियों, हम सोचते थे क्या कुछ ऐसी चीज़ उत्तराखंड में हो सकती है कि जिससे हमारे उत्तराखंडी लोग पलायन ना करें? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम वापस उत्तराखंड चले जाएं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे लोगों को रेगुलर इनकम मिले? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे उत्तराखंडी लोग जो हैं, जब जैसे बुढ़ापे में उनके उनके पैसे का इंतज़ाम हो जाए, उनको एक पेंशन की तरह कोई चीज़ आए? ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल आपके मन में भी हैं, हमारे मन में भी थे। बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करी। मैंने लाइव स्टॉक पे रिसर्च करी, मतलब जो भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इसके अलावा मसालों के ऊपर मैं लाइव आके मैंने आपको खुद बताया था किस तरीके से करना चाहिए सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आप सब लोग भी ढूंढ रहे होंगे। कोरोना के टाइम पे जो लोग वापस गए हैं स्वरोजगार के लिए परेशान हैं। मैं जो भी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ इसमें इमीडिएट पैसा नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम आपको पैसा देगा। आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम पैसे के अंदर काम होगा। हम इसको किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, ये मैं साथियों आपको इतनी जानकारी अवश्य दूंगा कि आपको विश्वास होगा कि आप देखेंगे कि डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये डेटा, ये फैक्ट्स, ये सारे सरकारी डेटा मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ। आज भी मैं आपको सरकारी डेटा के बेसिस पे दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यदि आता है क्या दिनेश बिष्ट खुद करेगा, तो मैं आपको कहता हूँ हाँ, मैं इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर चुका हूँ। 1-2 लोगों से मैं बात करना स्टार्ट कर चुका हूँ। इसको हम खुद ही करने वाले हैं। और हमें तो चाहते हैं कि हम हमारे ज़िंदगी उत्तराखंड में बीते। तो साथियों, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आखिर है क्या चीज़, ये किस चीज़ पे रिसर्च हुई है, ऐसा क्या हुआ है कि जिससे उत्तराखंड के अंदर सच में ऐसा बदलाव आएगा कि कोई उत्तराखंडी गरीब नहीं रहेगा? क्या ऐसा संभव है? तो वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, कि जहाँ अगर आपके पास इच्छा है, आशा है, विश्वास है, तो वहाँ पर हमें रास्ते भी मिलते हैं। हमारा भगवान पे पूर्ण विश्वास है। तो अब लगता है कि ऐसा हम कुछ कर फैक्ट्स के साथ ये सारी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, इसलिए बार बार मैं इस साइड को देख रहा हूँ कि मैंने उसमें बहुत बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो साथियों प्लीज़, आप इस वीडियो को, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है और हम सबका दायित्व तो बनता है अपने समाज को, अपने क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए। तो मैं उस टॉपिक का नाम बताता हूँ। ये जो चीज़ है, ये है बांस की खेती, जिसको बैम्बू बोलते हैं। बैम्बू कल्टीवेशन, बांस की खेती है। और आप में से कई लोग जानते होंगे बांस क्या है। और बांस को लेके कई लोग सोचते हैं कि यार ये कैसी चीज़ है, क्या है। लेकिन बांस की खेती एक ऐसी खेती है जो मैं खुद करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फाइनली एक एक डिसीजन पे आया हूँ कि अब इसके अलावा और कुछ दिमाग में नहीं डालना है। तो साथियों, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स भी, बहुत मज़ेदार चीज़ें भी हैं। आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि क्या चीज़ है। तो हम जो 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 सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे वो है बांस की खेती, बैम्बू फार्मिंग, बैम्बू कल्टीवेशन। और इसको लेकर शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है,
तो कुछ लोगों को हो भी सकती है। मैं पूरी जानकारी आज आपको दूंगा, A to Z, कितना पैसा, कितनी कॉस्टिंग, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे करना पड़ेगा, कहाँ होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम से पैसा आना शुरू हुआ, कितने सालों तक आएगा पैसा, हम प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में, कोई नुकसान होता है कि नहीं, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जानकारी आप सबके साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, हमारे उत्तराखंड के अंदर जो बांस है, ऑलरेडी इससे मिली जुली एक ऐसी प्रजाति है जिसको रिंगाल बोलते हैं, जिसकी कई सारे हम टोकरी या छोटे मोटे सामान बनाते हैं रिंगाल के। तो इस उससे प्लीज़ ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए मैं क्लियर कर दूँ, ये बांस के बारे में बात हो रही है, रिंगाल के बारे में बात नहीं हो रही है। साथियों, मेरा डिस्कशन ये शुरू कैसे हुआ, मैंने इसके पीछे क्या रिसर्च करी, कई टाइम से चल रही थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बात हुई वही ICFRE के साइंटिस्ट से, जो वैज्ञानिक हैं, मेरी उनसे बात हुई है। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ उसकी लिस्ट, वो कितने सारे, मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात करी, तो कुछ 2-4 वैज्ञानिक बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे सारी जानकारी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है, वो जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ICFRE के जो साइंटिस्ट हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड, ये साइंटिस्ट ICFRE है, इसके साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। आप देखेंगे इसके पूरे बायोडेटा यहाँ पे साइंटिस्ट के दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इंस्टीट्यूट है ICFRE, बहुत बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा ये भी आपको बताना चाहूँगा थोड़ी देर में। तो ये सारे, इसके अंदर सारे साइंटिस्ट का डेटा है, आप देखेंगे ये शुरू का इनिशियल है, अब इसके बाद सारे साइंटिस्ट का डेटा आता है। तो इनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट से मैंने बात करी, मैंने कोयम्बटूर में साइंटिस्ट से बात करी, VP तिवारी जी जो हैं, ये साइंटिस्ट जी हैं, आप देखेंगे ये पूरी साइंटिस्ट की लिस्ट है। इन साइंटिस्ट से मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट से बात की, आप देखेंगे यहाँ पे मैं पास से दिखाता हूँ। साइंटिस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून के हैं। इसके अलावा जैसे गिरीश चंद्र जी हैं, ये भी देहरादून से हैं। और ये हैं रितेश टेलर जी। रितेश टेलर जी जो हैं ये भी साइंटिस्ट हैं, ये बेंगलोर से हैं, ये इनकी फ़ोटो है। इसके अलावा जो मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट से बात करी। जावेद अशरफ जी हैं, मैंने इनको फ़ोन मिलाया था, देहरादून में थे, इनका फ़ोन मिला नहीं, इनके मोबाइल सबके नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए अब इस तरह से देख सकते हैं। तो इसी के अंदर हमें जिनवाल जी मिले जो हमारे उत्तराखंड के ही हैं। तो मैं एक बार उनके आपको फ़ोटो अवश्य दिखाना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। जिनवाल जी, कोशिश करता हूँ अभी ढूंढने की। तो साथियों, इस तरीके से बहुत सारे मैंने वैज्ञानिकों से बात करी कि हमें हमारे उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है, जो भूमि है, वो इस टाइप की है, क्या हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में मैंने क्या किया था, एक रिसर्च करी थी कि वर्ल्ड की सबसे महंगी 10 लकड़ियाँ कौन सी हैं। तो उसमें बहुत सारे नाम आए, उसके अंदर आइवरी आया, जो पिंक आया, आइवरी बोलते हैं। उसके बाद पहले मैं लकड़ियों पर गया, मैंने जंगल के ऊपर भी उससे पहले भी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के कई साइंटिस्ट से बात करी थी। तो वो मुझे ठीक से कोई जवाब दे नहीं पाए, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, बताते हैं आपको, वो जवाब ठीक से दे नहीं पाए। हालांकि ये हुआ कि इसके बाद मैंने और रिसर्च करी, साइंटिस्ट को ढूंढने का प्रयास किया, बात करी, तो मुझे एक के बाद दूसरा रास्ता मिलता गया। तो ये रास्ता जो मुझे मिला, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप भी इन साइंटिस्ट लोगों से बात करके अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरी रिसर्च थी पहले शीशम पर, जिसको हम डालबेर्जिया शिशु बोलते हैं, ये हमारी बॉटनी की लैंग्वेज में। मैं बॉटनी का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी ये जानकारी जुटाना ज़रूरी था। तो डालबेर्जिया शिशु के बारे में मुझे जानकारी मिली और वो मैंने इन साइंटिस्ट से बात करी। सर, मैंने देखा कि शीशम बहुत महंगी लकड़ी है, पहाड़ों पे आसानी से भी हो जाता है, उससे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कि जिसको कम टाइम के अंदर एकदम फर्टिलाइज़ कर दें, शीशम को फर्टिलाइज़ करने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, उसके बाद ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो उन्होंने बोला आप बैम्बू के बारे में क्यों नहीं देखते। तो ये बात मुझे बताई श्री जिनवाल जी ने। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि मेरा बैम्बू के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैंने कहा नहीं, बैम्बू नहीं, मेरे को शीशम पर ही काम करें। शीशम बहुत बहुत ज़्यादा महंगी लकड़ी है, वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आती है।
उसके बाद फिर मैंने एक कोयम्बटूर के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी है, मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये कोयम्बटूर के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर कनन CS वारियर, ये साइंटिस्ट F हैं और ये भी ICFRE के हैं। तो फिर मेरी इनसे बात हुई, कोयम्बटूर में मैंने बात करी साइंटिस्ट से। तो इन्होंने बोला कि देखो हमने जो रिसर्च करी है उसमें शीशम जो है हम 4 साल के अंदर 5 गुना बढ़ा सकते हैं। तो जो 10 साल के अंदर होता है वो हम 4 साल में कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ हमें भी बता दीजिए। वो कह रहे नहीं, तुम्हारे एरिया के लिए नहीं होगा तो तुम्हें वहाँ के साइंटिस्ट से बात करनी पड़ेगी, तुम FRI बात करो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो फिर मैंने वहाँ पर साइंटिस्ट से बात करने का प्रयास किया, 2-3 साइंटिस्ट से मेरी बात हुई और फिर उन्होंने बोला कि बैम्बू जो है वही सबसे बढ़िया है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मतलब हम सब उत्तराखंडियों की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास कम पैसा है, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा पानी की सुविधा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे कलेक्शन सेंटर नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी मार्केट नहीं है, हमारे पास इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो हम कम पैसों के अंदर, कम समय के अंदर, और उसमें बहुत ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े। हमारे यहाँ जंगली सूअर, बंदर, इनका भी बहुत खतरा है। तो आखिर करें क्या? तो ये बैम्बू के ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि आप बैम्बू के ऊपर थोड़ा और पढ़ लीजिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारा, और NBM चल रहा है। NBM मतलब नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बैम्बू के फैक्ट्स बताना बहुत जरूरी है, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, NBM में भी मैंने बात करी थी। NBM नेशनल बैम्बू मिशन जो राष्ट्रीय बैम्बू मिशन है, उसके बांस मिशन जो है, उसके अंदर मैंने श्री दीपक जोशी से आज ही बात करी है। संडे का दिन था, लेकिन वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उन्होंने फ़ोन पर मुझे पूरा टाइम दिया और मुझे बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी है। वो पूरी डिटेल कैसे देखनी है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कितना पैसा मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, कैसे होगा, सब मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप गूगल पे कहीं भी सर्च करके देखेंगे, बैम्बू जो बांस है इसको बोला जाता है ग्रीन गोल्ड, हरा सोना है। ये सोना नाम दिया तो इसका मतलब कुछ तो वैल्यू है। दूसरी चीज़, ये इसको बोलते हैं किसानों का ये ATM है, कि जब चाहे ATM से जिस तरह से पैसे निकालते हैं, इसको काटो और उससे पैसे ले लो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें हमेशा पैसे की जब भी ज़रूरत है तो बैम्बू हमें साथ देगा। एक ग्रीन गोल्ड है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर, रामायण के अंदर, ऋग्वेद के अंदर बैम्बू को जो बोला गया है वो वंशा बोला गया है। और रामायण के अंदर जब श्री राम जी सीता के साथ वनवास में जाते हैं, तो जो केवट के साथ जाते हैं, वो नाव जो है वो सब बैम्बू उनसे ही बनाई गई है। महाभारत के अंदर और खासकर कांवड़ के अंदर जो कांवड़िए जाते हैं, इसमें भी बैम्बू का यूज़ होता है। ये हमारा धार्मिक यूज़ है बैम्बू का। बाकी आपको पता है, जन्म से लेकर मरण तक बैम्बू ये बांस चलता ही है। उसके अलावा हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, वो लॉर्ड कृष्णा जो भगवान कृष्ण हैं, वो भी बांस की ही बांसुरी बजाते हैं। तो ये बहुत हमारे स्पिरिचुअल और हमारे आध्यात्मिक, हमारे धर्म, हिंदू धर्म के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। आप समझ सकते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। अच्छा, बैम्बू जो है, ये बांस जो है, ये क्लस्टर में ग्रो करता है। क्लस्टर मतलब एक झुंड, एक परिवार की तरह। तो इसका जो हम काम भी करने वाले हैं, खेती भी काम करने वाले हैं, आप प्लीज़ समझिए इसको एक परिवार के साथ मिलके ही करें, एक कम्युनिटी के साथ मिलके ही करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिटी से हम एक दूसरे के करीब आएंगे। ये परिवार के लोगों के साथ मिलके करें, कम्युनिटी के साथ मिलके करें। कम्युनिटी फार्मिंग है, और ये बैम्बू क्लस्टर के अंदर ग्रो करता है। क्लस्टर मतलब जहाँ कुछ पौधे इकट्ठे लगाए जाते हैं एक जगह पर। तो इसी तरीके से जिस तरह से हमारा पूरा परिवार है, एक जगह पर रहता है, मिलके रहता है, या हमारा गांव के लोग मिलके रहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सुटेबल भी फार्मिंग उसी के लिए। तो इससे हमारा सौहार्द बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल हमारी जो उत्तराखंड की जो आज हमारी विषम परिस्थितियाँ हैं, और जिस तरह के हालात आज के टाइम पर उत्तराखंड के अंदर, ये बिल्कुल 100% सूट करता है नेचुरली। इसके बाद इसके अंदर हम एक जो बात बोली गई, वो ग्रीन बैम्बू जो है, जो जब तक वो हरे रंग का होता है तभी तक उसको शुभ माना जाता है। जब वो सूख जाता है, पीला हो जाता है, उसके बाद उसको शुभ नहीं माना जाता है। ये जनरली बोला गया है। कई लोग बोलते हैं उत्तराखंड के अंदर बैम्बू की खेती नहीं होती है। उसके ऊपर पूरी रिसर्च है। उसका कारण क्या है कि लोगों के अंदर अंधविश्वास है। एक्चुअली वो जो चीज़, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि बैम्बू का जो फूल होता है, जो बांस का जो फूल होता है, वो जब उस पर आता है, वो उसके बाद बैम्बू मर जाता है। ये इस पर साइंटिफिक रिसर्च चल रही है कि बांस का फूल जो है, जब बांस खत्म होने वाला होता है, कोई बांस 30 साल चलता है, कोई 40 साल, कोई 70 साल, जब उस पर फूल आएगा, उसके बाद वो बांस मर जाएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से कोई पेड़ टूट के गिर जाता है, तो वो फूल जो है उसको
अशुभ माना जाता है। वो बैम्बू अशुभ नहीं है, बांस अशुभ नहीं है। साथियों ये प्लीज़ ये जानकारी जो भी मैं आपको दे रहा हूँ हर तरह से इसको सबके साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा हाँ, बांस जो है, बांस पेड़ नहीं है, बांस एक घास है। तो क्लस्टर में उगती है घास, एक उगी फिर थोड़ा साथ में दूसरी उग गई, फिर तीसरी उग गई, फिर चौथी उग गई। तो बांस घास की तरह उगता है। आपने एक जगह थोड़ी सी लगा दी, वहां से जिस तरह से घास फैल जाती है, दूसरी जगह लगा दे वहां से घास फैल जाएगी। तो ये घास है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली घास है। 24 घंटे के अंदर 3 फीट ऊंची तक बढ़ जाती है। तो इसको प्लीज पेड़ ना बोलें, बांस का पेड़ नहीं होता है, बांस एक घास होती है। ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, कितना जरूरी है बांस हमारे जीवन के अंदर, ये सारी चीज बता रहा हूं। बांस को जो लोग बोलते हैं अशुभ है, आपको जानते होंगे, फेंग शुई के अंदर बांस के छोटे छोटे उसकी डंडियां सी लगाई जाती है, कलम सी लगाई जाती है। फेंग शुई घर के अंदर रखा जाता है पॉट के अंदर, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है, छोटे मोटे पत्थर से रखे जाते हैं। तो फेंग शुई के अंदर इसका बहुत अच्छा यूज बताया गया है। ये शुभ होता है क्योंकि हरा रहता है, वो शुभ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ये पवित्र एक पौधा है। इसके अलावा जो जो बांस है वो 35% ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है किसी भी ट्री से। जो सबसे ज्यादा ट्री जो भी ऑक्सीजन पैदा करता है, जैसे पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, इनसे भी 35% ज्यादा ऑक्सीजन बैम्बू, जो बांस का जो हम इसको झाड़ बोले, घास है, जो बांस है, ये पैदा करता है। और किसी भी पेड़ से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये खींचता है अपने अंदर। कितना बड़ा फैक्टर है ये, इसके ऊपर बहुत तगड़ी रिसर्च हुई है। सारे साइंटिफिक डेटा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा ये सारी जानकारी कहाँ से मिली है। एनबीएम की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, nbm.gov.in, नेशनल बैम्बू मिशन.gov.in। आपको वहां पर उसके अंदर गाइडलाइंस जाएंगे, गाइडलाइंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी है, अभी आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीजें। और एक कहा जाता है, ये रिसर्च का पॉइंट है कि एक जो बांस है, एक अच्छा बांस एक आदमी के पूरे लाइफ टाइम के अंदर जितनी भी वो ऑक्सीजन लेता है, वो उतनी ऑक्सीजन केवल एक बांस ही प्रोड्यूस कर सकता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट पौधा है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हम सब लोगों के लिए, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए। और ये जो सॉइल इरोजन होता है, जो भूमि भूस्खलन हो जाता है, ये उसको भी रोकने में बहुत बड़ी सहायता करता है। इसके बैम्बू की जो जड़ें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये क्लस्टर में रहता है, इकट्ठे परिवार की तरह रहता है, कई सारे बैम्बू इकट्ठे रहते हैं, ये क्लस्टर में जुड़ जाते हैं और मिट्टी को बिल्कुल जकड़ के रखते हैं, भूस्खलन होने से भी बचाता है। और फ्लडिंग का इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर 4-5 फीट ऊंची अगर फ्लडिंग होती है, मतलब बाढ़ आती है, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ सकते हैं इसको कमर्शलाइजेशन की दृष्टि से। इसके अलावा जो बांस होता है, इसको कोई स्पेशल फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशल कीटनाशक की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में आसपास जो भी हम गोबर की खाद वाद डालते हैं, या गौमूत्र से, जो भी हमारा ऑर्गेनिक तरीका है करने का बांस को, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ आपके साइंटिस्ट से, एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो आपको कुछ सजेशन दे सकता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। दुनिया के अंदर 1750 से ज्यादा तरह के बांस आज के टाइम पर कल्टीवेट होते हैं, उगाए जाते हैं। आप समझिए इस चीज को, दुनिया के अंदर 1750 स्पीसीज हैं बांस की। जी सर, सभी साथियों, नए साथी जो भी जुड़े हैं उनको नमस्कार। प्लीज आप सभी साथी इसको आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ऐसी जानकारी है जिसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मुहिम कैसे चलानी है, इस पर भी हम बहुत जल्दी बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा इस सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। और आज भी पूरी दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन जो है, वो आज भी 1/5 मतलब 20% दुनिया की पॉपुलेशन जो है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर बांस का यूज करती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डिमांड है। अभी मैं इंडिया लेवल पर भी आपको बताने वाला हूँ। और जो बांस होता है वो 40 मीटर तक ऊपर बढ़ सकता है। 40 मीटर यानी करीब 120 फीट के आसपास, 120 फीट तक बढ़ सकता है बांस। और इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है। इसकी छोटी छोटी जो ब्रांच कलमें निकलती हैं, उससे दूसरे तरह की अलग तरह से बांस उगाने की प्रक्रिया चालू होती है। उसके बारे में भी बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। और ये मिनिमम 30 से 40 साल तो रहता ही है। तो 40 साल तक आपकी कमाई पक्की है, इस बात की गारंटी है। 40 साल तक हम सबकी जो भी इस पे काम करेंगे, उनकी कमाई पक्की है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब हिरोशिमा में 1950 जापान जो एटम बम गिरा था 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर, उस टाइम पर केवल बांस ही ऐसा प्लांट था जिसके ऊपर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं इसके अंदर कितनी पावर है।
न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता बांस पे। तो एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल बैम्बू कॉन्क्लेव हुआ था 2014 के अंदर। उसमें ये बात बताई गई थी कि जो बांस है वो 70% जो है स्टील और वुड का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रिप्लेस कर सकता है, जिससे कॉस्ट जो कि 40% कम हो जाएगी। हम किस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा स्कोप है, हम करोड़ों रुपया तक कमा सकते हैं इसमें, अगर हम बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। हमारी भावना अगर सही रहेगी, जिस तरह से बांस एक ग्रुप में बढ़ता है इसी तरीके से हम लोगों की भावना सही रहेगी, हम एक ग्रुप में आगे काम करेंगे तो हम लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पवन बिष्ट जी कह रहे हैं भाई जी प्लीज कम टू द पॉइंट। सर पैसे, देखिए खाली पैसा कमाना नहीं होता है, पैसे कमाने के पीछे तरीका क्या है, क्या हिस्ट्री रही है, सारी चीजें समझनी बहुत आवश्यक है। अगर आपको पॉइंट समझना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं या इस मेरे वीडियो को बाद में देख सकते हैं। तो हर चीज के पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, कितनी मेहनत किसी आपको जब जनरली इंफॉर्मेशन दी जाती है आप समझते हैं कि केवल आप पैसा कैसे कमाया जाए, केवल इधर ध्यान दें, लेकिन इसके अलावा नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। कुछ लोग नॉलेज के पीछे भी भागते हैं। हमने जो इतनी मेहनत करी, हम बताना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है, ये क्यों करना चाहिए, इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। तो प्लीज़ आप समझिए इन चीज़ों को। मैं आगे आता हूँ। तो नेशनल बैम्बू मिशन जो है, बैम्बू मिशन 2006 में स्टार्ट हुआ था। इसको यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2006 के अंदर, और इन्होंने इसको फिर बाद में MIDH जो है, और ये जानकारी इसलिए भी जानना जरूरी है कि किस डिपार्टमेंट से आपको बात करनी है। जब आप उनसे बात करने जाओ आप खाली चुपचाप ना बैठे रहें, उनको जब आप उनसे बात करो आपको पता चले कि उनको लगे कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ, हमारे पास ऐसा व्यक्ति आया है जिसको कुछ जानकारी है। नॉलेज की ही वैल्यू है आज के टाइम पर, नहीं तो मेहनत तो एक जो बेलदार होता है वो भी बहुत मेहनत करता है, वो पैसा नहीं कमाता है। सारा पैसा ज्ञान का है, नॉलेज का है, तो नॉलेज की ही रिस्पेक्ट है आज के टाइम पर। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड कल्चर जो है MIDH, जो कि 2014-15 में शुरू करके इन्होंने 15-16 तक चलाया। उस टाइम पर इनको लगा कि बैम्बू से हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, बांस के बिजनेस से पूरे गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है। तो इसको रीस्ट्रक्चर किया मोदी गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल को कोई आपको बोलेगा कि अधिकारी बोलेगा ये तो खत्म हो गया, तो उनको बता देना नहीं, हमें पता है कि 2018 के अंदर इसको रीस्ट्रक्चर किया गया था, मोदी गवर्नमेंट ने किया है, और इसको 2018, 19, 20 3 सालों के लिए आज भी ये बैम्बू मिशन जो है उसके रेगुलर फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलर इसकी फंडिंग आती है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। और इसको फिर 2018 में अप्रूव किया, और इसको इम्प्लीमेंट जो किया वो 2019-20 में, मतलब पिछले साल इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो कई लोग पूछेंगे यार ये तो हमें पता ही नहीं होगा, हमें तो पता ही नहीं था हाँ बैम्बू में ऐसा है। तो आपको इसलिए शायद जानकारी पूरी नहीं है, या मुझे भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ, पास हुआ 2018 में, इम्प्लीमेंट ही पिछले साल हुआ है। तो कुछ चीज़ नई आई है, इससे पहले से जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का प्लान अब किया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब सरकार ने बोला, पहले जो बांस था वो केवल जंगल के अंदर उगाया जाता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी है किसी भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर में काम होता था। अब इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और उन्होंने बोला प्राइवेट फार्मर्स, हम जैसे लोग जिनकी अपनी जमीन है हम उस पर उगा सकते हैं। और जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, तो हमारी इनकम भी उसमें डबल, क्या हम तो इसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपको बताने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। महेंद्र सिंह जी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी समस्या है। नहीं सर, मैं आपको जिस टॉपिक पे अभी बात करने वाला हूँ उससे आपकी इनकम मल्टीफोल्ड हो सकती है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, क्योंकि अभी ये चीज़ मैं खुद करने वाला हूँ। और इसके अलावा सरकार ने 1290 करोड़ का इसमें बजट रखा था। मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार सीरियस है इस बिजनेस को लेके, इस चीज़ को लेके सीरियस है, इसलिए आपको सारे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि सरकार ने 1290 करोड़ का इसमें इसका एक बजट रखा था, जिसके अंदर 950 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और 1 लाख किसानों तक को बेनिफिट देने का प्लान है। थोड़ा हम सीरियस टॉपिक पे इसलिए बात करते हैं कि जो लोग खाली पैसा कमाने की तरफ ध्यान देते हैं वो सोचते हैं कि आज हमने काम किया कल से पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी तो मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल फोकस देके सीरियसली हमें काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे। और सबसे अच्छा डिसीजन जो है मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा बैम्बू को लेकर डिसीजन क्या हुआ है कि बैम्बू जो बांस है में आता था 2018 में संसद के अंदर मोदी जी ने बोला कि इसको हमने पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया। तो पहले बांस काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, और
और अब इसको क्योंकि ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया, घास, घास तो जैसे कहीं भी उग जाती है, उसको कोई भी काट के किसी भी पर्पज से कर सकता है। आप निसंकोच जितना चाहे जहां चाहे अपनी भूमि पर आप बांस लगाइए, ग्रास की कैटेगरी में। तो आप इसको जब मर्जी काटो, जब मर्जी उगाओ, जब मर्जी बेचो, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार ने फ्री कर दिया है कि आप बिल्कुल मुक्त हैं। तो जो भी साथी जानना चाहते हैं क्या इस पर सरकारी कंट्रोल है, इस पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं है। सरकार ने बिल्कुल बोल दिया कि आप फ्रीली इसको काट सकते हैं, इसको उगा सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जैसे फैलिंग का होता है, ट्री फैलिंग का, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। वो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बिल्कुल ईज ऑफ बिजनेस के अंडर में बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। हमें टेंशन नहीं किसी भी तरह की। केवल इंडिया के अंदर करीब 14 मिलियन हेक्टेयर के अंदर बांस अभी उगाया जाता है। और चाइना के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, नंबर 1 जो कंट्री है दुनिया के अंदर वो है चाइना। चाइना जहां से एक्सपोर्ट होता है बांस, उसके बाद जो ग्रो करती है, चाइना सबसे ज्यादा बांस ग्रो करती है। उसके बाद इंडिया का नंबर है, इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। लेकिन इंडिया के अंदर आज के टाइम पर जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया आज के टाइम पे बांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश होने के बावजूद इंडिया 12,000 रुपए टन पर बांस आयात करता है, खरीदता है दूसरे देशों से। आप सोचिए इंडिया में ही कितनी जरूरत है। और जब हम हमारे किसान जो यहाँ से बांस उगाते हैं वो 4,000 से 5,000 रुपए पर 1,000 किलो का उनको रेट मिलता है। और जबकि हमारा जो देश, जो हमारी सरकार है वो 12,000 रुपए पर टन बाहर से इंपोर्ट करती है। आप सोचिए, ये इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमें इतना महंगा क्यों पड़े, जब हमारे देश में इतनी जमीन पड़ी है, हमारे इतने किसान खाली बैठे हैं, इनको क्यों ना हम अपना इनकी इनकम भी डबल करें और अपने इन हाउस ही काम करें, अपनी कंट्री के अंदर ही काम हो सारा। और इंडिया के अंदर 136 जो है 136 तरह की प्रजाति पाई जाती है बांस की। तो इसका ऐसा भी टेंशन नहीं है आपको कि यार होगा कि नहीं होगा, ये तो वहां पर होता है। तो 136 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इंडिया के अंदर एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 14.6 मिलियन टन का है। और जिससे करीब 1 हेक्टेयर के अंदर 1 से 3 टन हमारी जो 1 से 3,000 किलो 1 हेक्टेयर के अंदर हो जाता है। तो 1 हेक्टेयर जो लोग नहीं समझते हैं मैं उनको समझाना चाहूँगा। 1 हेक्टेयर लैंड का जनरली 1 हेक्टेयर के हिसाब से अधिकतर कृषि के सारे स्टैंडर्ड के अंदर हेक्टेयर यूज होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 12,000 स्क्वायर यार्ड, 12,000 गज स्क्वायर यार्ड बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं 100 मीटर बाई 100 मीटर का। अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ 100 मीटर सीधा और 100 मीटर 100 बाई 100 मीटर का एक मेरा लैंड हो गया। और अगर मैं इसको एकड़ में बोलूँ तो ये करीब 2.5 एकड़ के आसपास जमीन होती है। तो 1 हेक्टेयर इतना होता है, 2.5 एकड़ के आसपास। और इंडिया के अंदर जो है आज के टाइम पर जो बिजनेस है वो 28,005 करोड़ रुपए का बिजनेस है केवल बांस का। 28,000 करोड़ का बिजनेस, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है। तो इसको उगाने के बाद हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। सर चंद्रशेखर जोशी जी का बहुत अच्छा पॉइंट है कि सरकार बजट रखती है और लेकिन धरातल पे कुछ नहीं आता। सर हम भी यही सोच रहे थे कि हमें सरकार की मदद ना लेनी पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बना, हमें सरकार की मदद की जरूरत नहीं है इस केस में। यही सबसे प्लस पॉइंट है। नहीं तो हमें हर बार हर स्वरोजगार के लिए सरकार के पास जाना पड़ता था। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको थोड़ी देर में वो लीगल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा एनबीएम की जो वेबसाइट पर है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम उगाएंगे, काटेंगे, और खरीदने वाले खुद उनको फोन करो, वो कहां से है उनकी जानकारी मिलती है वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं सब घर आके काट के खुद लेके जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। उन्होंने तो बिल्कुल इजी बोल रखा, आप फ्री ट्रांसपोर्ट है, बस एक आपको लेटर लिखवाना पड़ता है कि 45 दिन के अंदर हम अपने बांस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से लेके ऑल ओवर इंडिया फ्री जाता है वो। लेकिन किस स्टेट से निकल रहा है, किस स्टेट जा रहा है, बस इतना उनको जानकारी देनी पड़ती है। इसके अलावा कोई उस पर टैक्स नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री कर दिया है। तो इसमें सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार की कोई पॉलिसी काम नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बेचो, उगाओ, बेचो, खाओ, कमाओ। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि हम क्या कारण रहा कि हम बैम्बू के अंदर, हमारा जो देश है या हमारे उत्तराखंड के लोग जो थोड़ा सा पीछे रहे, खासकर देश के लोग जो हैं, तो ये इसको ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। उन्होंने इसका नाम दिया था पुअर मैन्स टिम्बर, मतलब गरीबों की लकड़ी है ये, गरीबों के लिए जो लकड़ी यूज होती है। नहीं तो अमीर लोग तो क्या होता है शीशम के, सागौन के यूज करते हैं।
तो गरीबों के जो घर बनते थे, हट बनते थे, आज भी मेघालय के अंदर, मणिपुर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी, आसाम के अंदर बहुत सारे लोग इन्हीं की झोपड़ियां बनाते हैं। बहुत मजबूत होता है बांस, उसको अगर सही तरीके से यूज किया जाए। बांस भी कुछ अलग अलग वैरायटी के होते हैं, एक होते हैं अंदर से ज्यादा खोखले होते हैं, एक होते हैं कम खोखले हैवी बांस होते हैं, कुछ होते हैं हल्के बांस। तो वो क्वालिटीज हम आपसे आप सबको बता सकते हैं, देख सकते हैं, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो हमारा जो सीमेंट वाला घर होता है उसकी 50 से 60 साल लाइफ होती है, लेकिन अगर जो घर बैम्बू से बनता है, जो बांस से बनता है, उसकी 75 साल तक लाइफ होती है। ये सारे ब्रिटिशर्स ने इनको देखा, समझा और उन्होंने इसका यूज करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि बड़े बड़ी कंपनीज, बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने कहा कि ये सीमेंट वाले घर होने चाहिए, सीमेंट वाले होने चाहिए। लेकिन आज भी आप देखेंगे घर बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बांस के बिना कहीं काम नहीं होता है। तो अभी बांस का यूज कहाँ होता है, आपको पता चलेगा कितनी मार्केट डिमांड है। बांस का यूज कहाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो आपको पता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस रहता है, बांस की टोकरी रहेगी, और बांस के आप जब अर्थी में जाते हैं तो वो भी बांस का ही होता है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज होता है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसका यूज होता है। जो कुछ नई वैरायटी अभी आई है, साइंटिस्ट ने जो बनाई है, उसमें पेपर और पल्प के लिए इसका बहुत अच्छा यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री वाले हाथों हाथ खरीदते हैं, उनको पता चला है किसान बांस उगा रहा है, हाथों हाथ खरीदते हैं। फर्नीचर के अंदर यूज होता है, टेक्सटाइल के अंदर है, फूड के अंदर भी यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर इसका चारकोल बना के इससे बढ़िया विद्युत को आगे ले जाने वाला, जो विद्युत का जो बेनिफिट है, वो इससे बढ़िया चारकोल कहीं नहीं होता है। साइंटिस्ट ने अभी प्रूव किया लेटेस्ट। प्लाईवुड के अंदर इसका यूज होता है, अगरबत्ती के अंदर यूज होता है, मैच बॉक्स की जो स्टिक्स होती है, माचिस की तीली, इसके अंदर यूज होता है, हैंडीक्राफ्ट के अंदर यूज होता है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज होता है, अचार बनाने तक के लिए यूज होता है। आप सोचिए। तो और सबसे बड़ी बात, बांस को जो है पानी की आवश्यकता ही नहीं है। बांस को पानी की आवश्यकता ही नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है बंजर भूमि होने वाला। तो हमारा जो प्लान है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो भी साथी करना चाहते हैं, जिस किसी की भी बंजर भूमि पड़ी है, काफ़ी बड़ा लैंड पड़ा है, जैसे हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं, वन्यू की टीम के अल्मोड़ा जिले के अध्यक्ष भी हैं। वो लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने काफ़ी बातें बताई थी किस तरह से लोन लिया था। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि उत्तराखंड के अंदर आज भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, और वहाँ पर पानी भी है, उसके आसपास रोड भी है, सब कुछ है, जबकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू के 6 महीने थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे गोद लेने वाली बात है, क्या हम लोग मिलकर जो 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 एक तो ये डिफरेंस मिटाना पड़ेगा कि कोई बोलता है ये दिल्ली वाला है, ये वाला है, वो वाला है, तुम दिल्ली बैठ के क्या कर रहे हो, तुम मुंबई बैठ के क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना है तो उत्तराखंड आओ। अगर हम यहाँ से जानकारी जुटा, तो जिन जिन लोगों के पास लैंड है, जमीन है, भूमि है, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको बोलेंगे अपना लैंड आप हमें दो। कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे, इस क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम है, बहुत बहुत ही कम खर्चा है, भी बताऊंगा कितना है। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो अपनी भूमि का सही प्रयोग, बंजर भूमि पे सबसे जल्दी बांस होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपको बोलता है कि बांस को बहुत पानी चाहिए, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, सब मिथ है, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन। बांस को सबसे कम पानी चाहिए। तो इसका बहुत बहुत अच्छा प्रयोग है फेंसिंग के। साथियों में क्षमा चाहूँगा, नेट का कुछ इशू हुआ शायद। तो साथियों, बांस जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो दो गांवों के बीच में जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री हम इससे बना सकते हैं। बहुत अच्छी फेंसिंग होती है, जो बड़े बड़े खेत हैं उनकी बाउंड्री हम ऐसे बना सकते हैं। नदियों के साथ में पूरे बांस की फेंसिंग लगा सकते हैं। वो दिखने में भी सुंदर लगेगा, किसी को दिक्कत भी नहीं है, और सालों साल उसको काट के उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। अब उत्तराखंड के अंदर मैं बांस की स्थिति बताऊंगा। ये 2015 के अंदर रिसर्च हुई थी। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने इस पर रिसर्च करी थी कि बांस के अंदर इसका क्या हिसाब किताब है। तो जो साथी जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कैसा है, क्या है, तो इस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, जिसके बाद ये रिसर्च सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, उत्तराखंड को हम शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी शामिल है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 21 स्टेट्स है, और हमारे पास आज के टाइम पर 36 हैं, तो 21 को ही शामिल किया गया है। इसको आप समझिए। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर मैंने आपको जैसा बताया, रिंगाल और बैम्बू, जो बांस की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। लेकिन रिंगाल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका वो एनबीएम के अंदर नहीं आता है, नेशनल बैम्बू। जो बांस है, इसका 2 कम्युनिटीज, इसकी जो कम्युनिटी यूज करती है उसको बरूरी बोलते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर 8 तरह के बैम्बू स्पीसीज पाए जाते हैं, जो प्रजाति है बैम्बू की, जो बांस की है, वो पाई जाती है।
लोअर हिल्स जो है 1000 मीटर से जो जमीनी स्तर से नीचे, तो आपका कहाँ पर, आपका किस एरिया, अगर आप रहते हैं हरिद्वार में या उधम सिंह नगर में या प्लेन्स वाले एरिया में, तो आपका जो एरिया आता है वो 1000 मीटर समुद्री तल से जो वाली हम बात करते हैं, जो लेवल होता है 1000 मीटर से नीचे में आता है। उसके बाद 4 स्पीसीज जो पाई जाती हैं, तो इसमें केवल एक स्पीसीज है जो नीचे पाई जाती है और लगाते हैं, लेकिन जो नेचुरली पाई जाती है। इसके अलावा 4 स्पीसीज जो है वो हमारी मिड हिल में आती है, जिसके अंदर हमारा अल्मोड़ा, पौड़ी, इस तरह रीजन है। बाकी उत्तरकाशी और ये सब हाई हिल्स के अंदर आता है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो वहाँ पर भी हमारी 2 तरह की प्रजातियाँ बांस की पहले से ही पाई जाती है। तो इसके ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कहीं भी आप उत्तराखंड में कहीं भी रहते हैं, आप प्लेन्स में रहते हैं, चाहे कितने भी ठंड वाले एरिया में रहते हैं, उत्तराखंड के अंदर बांस होता है। हम इससे दब के पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इसमें जो रिसर्च से पाया गया कि जो बांस है उसको खेती नहीं मानते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बांस का जो फूल होता है उसको लोग थोड़ा सा मानना चाहिए, लेकिन कि ये एंड टाइम पे मर जाता है उसके बाद बांस। लेकिन बांस की जो खेती है बहुत ही पवित्र खेती है, इसको हम सबको करना चाहिए और हम तो करेंगे। तो 20 गांव में इन्होंने रिसर्च करी थी और इससे पता चला कि 65 तरह के बांस के आर्टिकल जो है उत्तराखंड के अंदर आज के टाइम पर बनाए जाते हैं। बांस से 65 तरह के आर्टिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेचने के लिए, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो गया, चाहे घर के काम के लिए टोकरी वोकरी बनाना है, 65 तरह के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं आज के टाइम पे। अब मैं आता हूँ अच्छे टॉपिक पर। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे होगा। राजपूत रावत जी कह रहे हैं बांस ठंडी जगह में रुक सकते हैं, में भी रुक सकते हैं। सर हर जगह, इसमें स्पीसीज के अंदर ऑलरेडी प्रूवन है कि दो बांस की प्रजाति हैं जो ठंडी जगह पर जो 15 या 10 डिग्री से नीचे हैं, वो 2 तरह की प्रजाति हमारे पास ऑलरेडी है। बाकी कहाँ पर कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, मैं भी करने वाला हूँ, आप सब भी वहाँ पर कीजिएगा कांटेक्ट, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बांस को ग्रो कैसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया बांस जो है घास होती है, इसको घास की कैटेगरी, ये होती ही घास है। पहले इंडिया के अंदर इसको डाला गया था पेड़ की कैटेगरी में, तो इसको काटना मना था, लेकिन अब इसको डाला गया घास की कैटेगरी में ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा उगाएं, क्योंकि इसके हर तरह के बेनिफिट हैं, इसके नेचुरल इकोलॉजिकल हर तरह के बेनिफिट हैं। और तो इसका जो इसको जो ग्रो किया जाता है, इसका जो ग्रोथ होता है वो किस तरीके से किया जाता है, इसका एक होता है टिश्यू कल्चर। जैसे हम स्टेम सेल निकाल देते हैं कि यहाँ से एक निकाला वहां से निकाला, इसके ऊपर बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक हाई टेक्नोलॉजी लैब्स होती हैं टिश्यू कल्चर। बहुत से जो खेती करने वाले लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होगी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने पूरे वीडियोस देखे, कई महीनों से मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूँ। तो टिश्यू कल्चर होता है, यहाँ पे इसके स्टेम निकाला जाएगा, इसके सेल निकाले जाएंगे, ये सब निकाल के एक छोटा सा पौधा बना के आगे किया जाता है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि ये लेबोरेटरी में प्रूव होता है, उसके बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो टिश्यू कल्चर एक तरीका है इसको उगाने का। ये लेबोरेटरी जो है एनबीएम की वेबसाइट पे जाके आप जगह जगह उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून, उसकी वेबसाइट पे जाके आप उनके नाम देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है राइजोम के अंदर क्या होता है कि स्टेम के जो जैसे बांस होता है, बांस जहाँ से एक के बाद दूसरा टुकड़ा जुड़ता है, वहाँ से उसकी अलग कलियां कलमे से निकलती हैं, उसको काट के जमीन के अंदर लगाया जाता है और भी स्टेम को साफ तरीके किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये तरीके से जल्दी से ग्रो होता है। इसके अलावा बीज तो होता ही है, और जो हम घर पे लगाते हैं उसकी कलमे लगाते हैं फेंगशुई के अंदर, छोटी मोटी चीजों के अंदर। अब आते हैं बैम्बू की खेती के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैसों की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे होगा। सर मैं बांस की बात कर रहा हूँ, बांज की बात नहीं कर रहा हूँ। बांस जिसको बैम्बू बोलते हैं, बैम्बू की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि बहुत जल्दी आपको भी थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है, प्लीज़ इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर करें, सभी उत्तराखंडियों के साथ शेयर करें। बहुत बड़ा परिवर्तन हम लेके आने वाले हैं, ये हम सब मिलजुल के ही काम करेंगे। इसमें थोड़ा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अगर मैं आज किसी की टांग खींचने की बात करूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसा है, सरकार ऐसी है, मोदी जी ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसा है, तो बहुत सारे लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ये कलयुग है। आज के टाइम पर अच्छी बात करते हैं तो लोग उसको कम बात करना पसंद करते हैं, जानकारी आगे शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सर मैं उत्तराखंड में खेती करूंगा या पौड़ी में या फिर अल्मोड़ा में। मैं अल्मोड़ा से हूँ, लेकिन मैं पौड़ी में भी खेती कर सकता हूँ, करने को कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अल्मोड़ा और पौड़ी के अंदर बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा वहीं पर ही करने का। नैनीताल में भी मैं कर सकता हूँ। तो हम बहुत जल्दी इसके ऊपर पूरी टीम गठन करके लोगों से बात करके कैसे करना है, पहले
मैं इसका इसका तरीका भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो जो उत्तराखंडी लोग हैं वो रिसर्च भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे करते हैं, वो ये देखते हैं कि अभी बनाना कैसे है, जबकि हमारी रिसर्च उल्टी शुरू होनी चाहिए। हमारी रिसर्च शुरू होनी चाहिए इसको बेचना कहाँ पर है। अगर मैं बांस उगाने की बात कर रहा हूँ तो मेरी रिसर्च शुरू होनी चाहिए इसको बेचना कहाँ पर है, कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा मार्केट में बिकती है, उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, उनसे बात करके बिकेगा कहाँ पे। अगर मेरा सेल का हो गया तो उगा तो मैं लूंगा कहीं भी, मुझे पता है कि प्रजातियां होती हैं उत्तराखंड में 8 तरह की होती हैं। अगर मैं साइंटिस्ट से बात करता हूँ, FRI में बात करता हूँ, ICFRI में बात करता हूँ, या फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट का, मैं वहां पर बात करता हूँ, वो बोलेंगे भाई तुम्हारे यहाँ उत्तराखंड में तुम इस एरिया पर यहाँ पर 5 तरह के कर सकते हो, यहाँ पर 10 तरह के कर सकते हो। मैं उनकी लिस्ट उनसे ले लूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, केवल एक वेबसाइट पे जाना है, मेरे को इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे देखना है कि दी वेंडर्स ऑफ बैम्बू, मतलब बैम्बू को खरीदने वाले वेंडर जो है, उनको 1 को 2 को 3 को 5 को 10 50 को फोन करना है, जी आप उत्तराखंड में कौन कौन है, उत्तराखंड के आसपास क्या हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, और पंजाब हो गया, तो इनके आसपास के उनके वेंडर को मुझे फोन करना है, उनसे बात करनी है, बहुत ईजी है। उसके अलावा NBM जो है, FRI जो है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट आपको ऑलरेडी बैम्बू का जो खरीदार होते हैं इनसे कांटेक्ट में रहते हैं, वो बोलेंगे ये किसान उगा रहे हैं, आपका नंबर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद घर आके काट के ले जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, आप सबसे पहले यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए, गाने वाने तो सभी देखते होंगे, यूट्यूब में वीडियोस भी देखिए। अच्छा, तो मैं बांस की खेती के बारे में बात कर रहा था। इसको जुलाई से सितंबर, ये सबसे अच्छा सीजन है, जुलाई से सितंबर, अभी रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, इसी टाइम पर उगाया जाता है। इसलिए मैं तेजी से इस पर आगे बढ़ के, जो लोग कहते हैं जमीनी लेवल पे काम नहीं होता, हम आपको बताते भी, हम खुद भी करना चाहते हैं, तो ये हम करेंगे। और इसके बाद आप बोलेंगे कौन सी स्पीसीज लगानी चाहिए, तो इसके लिए हमें, जैसे मैंने बताया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से आप बात कर सकते हैं। NBM के जो दीपक जोशी जी प्रोग्राम मैनेजर हैं, या जिनको जो हमारे IFS ऑफिसर हैं फॉरेस्ट रिसर्च वाले, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनकी जानकारी कहाँ मिलेगी, थोड़ी देर में अभी बताता हूँ आपको। 5 बाई 5 फीट का एक गड्ढा खोदा जाता है, उसको 5 से 4 मीटर की दूरी पर हम उसको ऐसे गड्ढे खोद के उस पर बना सकते हैं, गड्ढे खोद के बना सकते हैं, वैसे ही प्लांटेशन कर सकते हैं छोटी, अगर पौधा आप लेके आए हैं तो। हाँ, इसको एज अ क्लस्टर यूज किया जाता है, मैंने पहले ही बोला है फैमिली ट्री है, इसको अकेला नहीं लगाया जाता, इसको कुछ पौधे इकट्ठे लगाए जाते हैं, एक दूसरे के सहारे से, सपोर्ट से, जड़ें आपस में मिलती हैं, बढ़ते हैं। एक बढ़ेगा, वो अपने छोटा सा एक पौध निकाल देगा बगल में, जिस तरह से घास की पौध निकलती है वो दूसरी निकाल देगा, बढ़ता रहेगा, एक बढ़ता ज्यादा बढ़ जाएगा, 6 फीट हो जाएगा, दूसरा निकलना शुरू हो जाएगा, चौथा, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो आपको उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा कीड़े वीड़े लगते नहीं हैं, तो बहुत बेसिक जो आपके घर में तरीका है उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस है। अगर जैसे हमारे जो भाई बंधु पलायन कर गए हैं, जैसे कोरोना के समय पर आए थे, वापस जाना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा एक बार डिपार्टमेंट से बात करके आप प्लीज़ बांस की खेती अपने कुछ एरिया में, तो अपने 4 5 6 8 10 खेत जो भी आपके बंजर पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे करें। आपकी वाइफ को या आपके माता पिता जो भी हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार आपको थोड़ा सा गड्ढा खोद के एक जगह थोड़ी सी पौध लगा लो, और उसको वहाँ पर थोड़ा सा पानी वानी पेस्टिसाइड शुरू में कर दो, ज़्यादा मेहनत है ही नहीं, रोज जाके थोड़ा सा पानी दे दो, 6 महीने तक ही पानी देना, उसके बाद नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। तो इतना ईजी है इसको करना, तो बहुत लो मेंटेनेंस है, कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, अब आप बोलेंगे इसमें पैसा, ये जब उगेगा तो इसके बीच में अगर जो जगह खाली पड़ी तो वहाँ पर आप अदरक की खेती कर सकते हैं, जिंजर की कर सकते हैं, गार्लिक की कर सकते हैं, टर्मरिक मतलब हल्दी की कर सकते हैं, लहसुन की कर सकते हैं, जो भी आप हमारे जो मसाले टाइप की जो होती हैं इस तरह की खेतियाँ वहाँ पे कर सकते हैं, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी, इसकी आप कर सकते हैं। इससे आपको और प्रॉफिट होगा, जो बांस से होने वाला है वो तो होगा ही होगा, लेकिन इससे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि बांस मैंने लगाया तो पैसा कब से आना शुरू होगा, तो साथियों अगर बांस अच्छे तरीके से रखता है तो 3 साल के बाद से शुरू हो जाता है, अन्यथा 4 साल के बाद से बांस में पैसा आना शुरू हो जाता है। बैम्बोसा बांस जो है सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया के अंदर, बैम्बोसा, जो कि 30 मीटर्स तक ऊंचा जा सकता है, 30 मीटर, और 30 मीटर को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना फीट बनता है, तो मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। मैं गूगल पे 30 मीटर को फीट में कर रहा हूँ, आप सोचिए कितना ऊंचा बांस होगा। 30 मीटर को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फुट के अंदर, तो करीब 100 फुट का बांस हो जाता है। आप सोचिए 100 फुट ऊंचा बांस, 30 मीटर, तो इतने ऊंचे बांस हमारे हो जाते हैं। और 4 साल के बाद से इसको बांस की काटना शुरू हम कर देते हैं। जनरली क्या करते हैं कि उस पर मार्किंग करी जाती है, जैसे 1 साल का हो गया उस पर लाल रंग लगा दिया, कोई कुछ जनरली लोग मार्किंग करते हैं रेड से, वो बढ़ता गया, उसका दूसरा साल हुआ, साथ में दूसरा उगना शुरू हो गया,
तो उसका पहला साल होगा उस पर ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा क्योंकि ये कितने साल पुराना बांस है। वैसे जो जानकार लोग हैं वो वैसे ही बता देते हैं, आप गूगल यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ पे दी हुई है। 4 साल के बाद से इसको आप काटना शुरू कर सकते हैं, और 4 साल के बाद कितनी इनकम होनी है ये आपको बता दूंगा, फिर 6 साल के बाद कितनी इनकम होगी ये भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और हर साल इसकी इनकम 4 साल के बाद से हर साल इसमें पैसे बढ़ते रहते हैं। ये 40 साल तक, 30 से 40 साल तक आपको रेगुलर इनकम देगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जाके थोड़ा सा पानी दे दिया, एक बार 6 महीने तक पानी दे दिया, उसके बाद पानी देने की जरूरत नहीं, केवल थोड़ा सा पानी देना है बस। अभी आपको और अच्छे समझना है बाकी कैसे होता है, तो हमें यूट्यूब के अंदर बाकी जो दूसरे स्टेट्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी रिसर्च, जो जिन लोगों के बच्चे थोड़े पढ़े लिखे हैं या जो लोग इंटरनेट पे थोड़ी इंग्लिश अच्छी समझते हैं, क्योंकि सारे मटेरियल हिंदी में मिलेंगे नहीं, हम तो प्रयास कर रहे हैं सारी जगह से लाके आपको सही तरीके से समझाने का, लेकिन अपनी तरफ से अगर जो भी साथी बैम्बू पे रिसर्च कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश में अगर आपको जो भी जानकारी मिलती है अपने गाँव वालों को समझाएं, इस तरीके से आगे हम कम्युनिटी फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कितनी कॉस्ट आएगी 1 हेक्टेयर के अंदर अगर हम बांस लगाते हैं, तो कॉस्ट, इसमें खर्चा कितना आएगा। राजीव नेगी जी कह रहे हैं 3 से 4 साल तक खर्चा कैसे चलेगा। मैंने बोला ना सर, उसके बीच में आप अदरक लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, जो भी आप छोटी मोटी खेती करते हैं उससे आप जैसा चला सकते हैं। ये आपकी बात सही है। मैंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, अभी लगाया अभी हाथ में मिलेगा ऐसा रिटर्न तो मेरे ख्याल से जुए के अंदर मिलता है। अभी किया और अभी मिल गया, उसमें लॉस भी होता है, तो थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, 100% में प्रॉफिट है। और मुझे पता है भाई, मुझे बुढ़ा होने तक, मेरे 40 साल, आज मेरी उम्र 40 साल है, अगले 40 साल तक मेरे को 3 साल अगर कुछ करना है, 4 साल करना है, तो 40 साल बैठ के मुझे खाना है, तो इससे बढ़िया कोई मुझे ऑप्शन मिलेगा नहीं। बस एक फ़ोन करना है, पेड़ काट के ले जाएंगे, मेरे को थोड़ा सा पानी देना है, एक लड़का भी मैं रख लूँगा, कोई टेंशन नहीं होगी। मैं तो लीज पर पूरा गांव लेने के मूड में हूँ, अगर आपने ऐसा ऑप्शन मिलता है गांव वालों के साथ मिलके, तो हमारा ऐसा प्लान है, जो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं गांव, बंजर भूमि पड़ी है। तो मैं कॉस्टिंग पे आता हूँ। इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, 1 हेक्टेयर मतलब 100 बाई 100 मीटर का जो हमारा एरिया है, या 2.5 एकड़ बोलें या उसको 12,000 स्क्वायर यार्ड बोलें, गज बोलें, तो उसमें जो हमारी जो कॉस्ट आती है वो करीब, मतलब इतना बड़े एरिया के अंदर बता रहा हूँ, वो करीब जो आती है हमारी 50,000 के आसपास। जो आज दीपक जोशी जी से मेरी बात हुई है, जो एनबीएम के प्रोग्राम मैनेजर हैं, उन्होंने बताया 50,000 के आसपास आता है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ और लोगों ने इसको 25,000 22,000 तक में भी लोग काम कर सकते हैं। आज के टाइम पर सबसे अच्छी बात है कि सरकार सब्सिडी दे रही है। जो आप उनसे पौधे लेके आओगे, अगर 500 रुपये का है तो मेरे ख्याल से 160 या 300 रुपये का, तो 100-125 रुपये मिल रहा है। और मैं कहीं देख रहा था, कहीं वीडियो सुन रहा था कि सरकार अभी फ्री दे रही है। तो अगर फ्री में मुझे पौधा मिल रहा है, मेरे को लगाने में क्या जा रहा है, क्योंकि 1 हेक्टेयर के अंदर जो हम पौधे लगाते हैं, करीब 500 पौधे लगाते हैं। अगर 100 रुपये का पौधा मिलता है तो हमें 50,000 रुपये लगते हैं उस पर, तो इसलिए 50,000 रुपये की कैलकुलेशन है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर मेरे 500 पौधे लगते हैं, 500 पौधे लगते हैं, और 100 रुपये का एक है, तो 50,000 रुपये कैलकुलेशन जाती है। लेकिन सरकार फ्री भी दे रही है। अगर फ्री दे रही है, सब्सिडाइज रेट पे भी दे रही है, तो हमारे लिए इससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं है कि हम, और बैम्बू एक बार आपने लगा दिया फिर तो आप खुद ही फर्टिलाइज कर सकते हैं। एक से दूसरा होगा, आप उसे काट के दूसरे तरीके से उसके बीज भी आप खरीद के ला सकते हैं, बहुत ईजी है। तो फिर हमें दोबारा सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पूरा अपना बैम्बू का जंगल, बांस का जंगल बना सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर के अंदर 50,000 रुपये तक का खर्चा है। सब्सिडाइज रेट पे हो सकता है आपको 25,000 का भी पड़ जाए। तो 25,000 तो कोई कीमत नहीं है अगर आपको लाइफ टाइम तक पैसा कमाना है। सरकार इसके ऊपर लोन भी दे सकती है, आप बात करेंगे बैंक से। तो इसकी सेल और मार्केटिंग, तो कंपनी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आती है सेल्स और मार्केटिंग के लिए। अपने आप कंपनी आती है जिनको पता चलता है बैम्बू की खेती कर रहे हो, क्योंकि जो भी कपड़ा उद्योग है जो पेपर वाला है, ये कंपनीज आपसे, जब आप लगाना शुरू कर दिया, 2 साल के, 3 साल के हो गए, 4 साल के, 3 साल के हो गए, तो अपने आप आपसे आपके कॉन्ट्रैक्ट करके आपको बोलेंगे इतना रुपया, वो टन के हिसाब से लेके जाते हैं या पर केजी के हिसाब से लेके जाते हैं कि इतना रुपया केजी हम ले जाएंगे। आपको इसकी विड्थ जो है कम से कम 18 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए। जो इसका पूरी गोलाई की जो मोटाई है वो पूरी 18 सेंटीमीटर या इससे ऊपर हो तो हम ले जाएंगे। तो ऐसा वो बताते हैं। और बहुत अच्छा इंश्योरेंस भी मिलता है इसका, कंपनीज इंश्योरेंस भी करके देती हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार ने बोल रखा है जितना होगा वो जितना बेचो, जैसा करना है अपनी स्ट्रेटजी से करो, बहुत अच्छा है। इसके अलावा इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आप जाके वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे आप डाल दिए बस वेंडर्स ऑफ बैम्बू, आपको लोग अपने आप ढूंढ लेंगे। अब वो आपसे पूछेंगे बस कितना बैम्बू आपके पास है। उसके अलावा एनबीएम जो है हमारा नेशनल
बैम्बू मिशन जो राष्ट्रीय बांस मिशन जो है, उसके अंदर भी आपको जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन्होंने पूरी टीम बना रखी है सपोर्ट के लिए। पूरी की पूरी टीम आपका साथ देगी मार्केट के लिए। मैं दिखाऊंगा पहले पहले जो नेशनल बांस मिशन जो 2006 के अंदर था या जो 2014-15 के अंदर था, उसके अंदर केवल बांस की खेती पर बात करी गई थी। इस बार जो नरेंद्र मोदी जी ने जो जोर दिया है, जो सरकार ने जोर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने जोर दिया इसको बेचे कैसे, क्योंकि 12,000 रुपए पर टन हमें आयात करना पड़ रहा है। और जब हमारे फ्री में हम इसको उगा सकते हैं, अपने किसानों को 4-5-6 हज़ार रुपए पर टन दे सकते हैं, तो क्यों हम बाहर से इंपोर्ट करें। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया। और पहले इसको जंगल में उगाया जाता था, अब आप अपने घर पे भी उगा सकते हैं, अपने खेत में उगा सकते हैं, जहां भी आपकी जमीन पड़ी है वहां पर उगा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो साथियों, मैंने आपको इसकी कॉस्ट के बारे में बता दिया, मैंने आपको इसकी सेल्स एंड मार्केट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कैलकुलेशन। इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, इसका लिंक मैं आप सबको शेयर कर दूंगा ताकि सबके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनल कोई जानकारी है, इसको मैं एक लिंक बना दूंगा, आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। आप प्लीज सबके, वैसे इंग्लिश में है प्लीज, तो कोई भाई लोग बुरा ना माने कि दिनेश इंग्लिश झाड़ रहा है कि इंग्लिश में कर रखा है। वो इंग्लिश में मटेरियल मिला तो मैंने सब इंग्लिश में डाल दिया, लेकिन आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन दो तरीके से है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक है वेट के हिसाब से और एक है लट्ठों के हिसाब से, काट के जो होता है वो हाइट के हिसाब से। तो 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर, क्योंकि कृषि के अंदर हेक्टेयर लैंड के अंदर बात करते हैं, 1 हेक्टेयर लैंड यानी 12,000 स्क्वायर यार्ड, 12,000 गज के अंदर, 100 बाई 100 मीटर के एरिया के अंदर। इसमें क्या है, 4 साल के बाद, हम ये 3 साल नहीं मानते, हम 4 साल मानते हैं। 4 साल के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। वैसे 3 साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है। एक प्लांट से 4 क्लम्प्स निकलती हैं, एक प्लांट से 4 क्लम्प्स, 4 साल बाद, तो मतलब 3 और क्लम्प्स निकलते हैं, टोटल 4 हो जाते हैं। क्लम्प का मतलब वो जैसे एक घास उगती है, घास उगी तो उसके साथ उसने अपने भाग निकालते गए, वो निकलते गए, घास फैलती है। इसी तरीके से, क्योंकि जो बांस है, घास है, वो एक के साथ 4 और निकलती है। तो अगर हमने 1 हेक्टेयर के अंदर 500 प्लांट लगाए, जो आज दीपक जोशी, कहीं मैंने पढ़ा कोई बोलता है 600 लगाओ, कोई बोलता है 300, कोई बोलता है 400, दीपक जोशी जी ने बोला कि 400 से 500, हम 500 मान के चलिए, 1 हेक्टेयर के अंदर 500 प्लांट लगा सकते हैं। तो 500 प्लांट से 4 क्लम्प निकलेगी और टोटल हमारे जो क्लम्प होंगे वो 2,000 क्लम्प हो जाएंगे, जो उसके बांस के जो और शाखाएं निकलेंगी। आप शाखाएं तो नहीं बोलते हैं, इसको क्लम्प्स बोला जाता है। आप इसको बिट्टा भी बोल सकते हैं शायद, बिट्टा हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लॉग बोलते हैं। तो ये जो क्लम्प इसके निकलेगी एक बांस के साथ, टोटल 4 हो गए, तो 2,000 हो गए। और इसके, अब क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हाइट मतलब 60 फीट से ऊपर बढ़ जाती है, और अगर आप 15-20 फीट के भी आप 3-3 मान लें, तो उसकी मार्केट कॉस्ट एक बांस के लॉग में से, जो क्लम्प में से, अगर 3 भी आप लट्ठे निकालते हैं, मैं हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन मुझे कैलकुलेशन मिली है सारी चीज़ें, तो टोटल हमारे पास 2,000, क्योंकि क्लम्प थी तो मल्टीप्लाइड बाई 3, टोटल हो गए 6,000 लॉग हो गए हमारे पास, 6,000 बिट्टा हो गए, 6,000 लट्ठे बोलते हैं जिसको, डंडे। और सबसे सस्ता रेट भी लगाओ 40 रुपए का भी, 20 फीट का केवल मात्र 40 रुपए, बहुत कम रेट बता रहा हूँ। 100 रुपए का रेट है आज के टाइम पर, 100, 125, 150 रुपए का रेट है, बहुत कम रेट, मरे से मरा रेट भी। आप 40 रुपए भी लेते हैं तो भी आपको 2,40,000 में मिलता है। 12 दूनी 24, 20,000 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से आपको मिलता है। ये पहली कैलकुलेशन लेंथ के हिसाब से। दूसरी कैलकुलेशन है 4 साल में, अगर हम वजन के हिसाब से बात करें, हाँ, अगर ये 40 की जगह 50 रुपए होता है। अच्छा, इसका क्या होता है कि जितने ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कम है तो आपको कम है तो बहुत सस्ता मिलेगा। अगर सपोज पूरे अल्मोड़ा जिला के अंदर, जिस तरह से पूरे मसालों की खेती साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा केरला के अंदर होती है, पूरा स्टेट ही केरला का है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं कि बांस का रेट हम ये तय करेंगे। तो यही चीज उत्तराखंड के अंदर आप सोचिए, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा काम हो गया कि लोग मिलजुल के करें, कम्युनिटी फार्मिंग करें। उत्तराखंड बांस का सबसे ज्यादा आज के टाइम पर मेघालय और मेघालय नंबर 1 पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनता है बांस का। तो हमारे लिए कितना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि खाली ये नहीं लेके बेचना है, इसके बाद इसके जो रिलेटेड 65 तरह के आइटम्स है वो बनेंगे, फर्नीचर बनता है बांस का, पूरा इंडस्ट्री लग सकती है पूरी सब। क्योंकि जब बांस ही उत्तराखंड में हो रहा है तो वहां पर कंपनीज बड़ी बड़ी खुद ही आएंगी, हमें कोई सरकार की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सरकार की कोई हेल्प की जरूरत नहीं, जितना सरकार ने करना था केंद्र सरकार ने हेल्प कर दी है। तो दूसरी कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अगर लॉग जो 30-30 वाले हैं, अगर ये 50 रुपए का बिकता तो 3 लाख रुपए आपको मिलते हैं। दूसरी कैलकुलेशन है, एक प्लांट से 4 क्लम्प्स निकलती हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मानते हैं, 4 साल के अंदर, और हमारे पास 200 उसकी क्लम्प्स बन जाती हैं, 2,000 बन जाती है। 500 प्लांट 1 हेक्टेयर के अंदर और 4 क्लम्प्स निकलती है, 2,000 हो गया। तो 30 किलो जो है पर क्लम्प, एक की जो वेट होता है वो 30 किलो के आसपास होता है, पूरे उतने बढ़ेगा।
तो 30 किलो जो भी 60 70 80 फीट है जो भी है उसका 30 किलो के आसपास एवरेज एज मान लेते हैं, कहीं 40 भी होते हैं। तो और इसका वेट जो होता है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 30, क्योंकि 2000 हमारे बांस के पूरे क्लम बनेंगे, तो टोटल हो गया इसका 60,000 किलो वेट हो गया। और जो आज के टाइम पर जो रेट है वो मिनिमम से मिनिमम 4,000 रुपये है पर टन का हिसाब। तो 4,000 रुपये का है और 60,000 हो गए, तो हमारा ये भी घूम के 2,40,000 आ गया। आप ऐसे बेचो चाहे उसको काट के बेचो तो भी 2,40,000 बनता है। 5,000 का जहाँ पर रेट है, अगर ये ऐसे जाता तो ये भी कैलकुलेशन 3 लाख पे जाती है। तो ये हमें जिस तरीके से ज़्यादा पैसा मिलेगा हम उस तरीके से इसको बेच सकते हैं। ये इसमें डबल बेनिफिट वाली बात है। इसके अलावा आप अपने लोकल मार्केट के अंदर भी इसको बेच सकते हैं। 6 साल के बाद 6 साल में 4 की जगह 6 क्लम्स निकलती हैं इसमें से, और उसके बाद अगर 6 क्लम्स निकलती है तो 3,000 हो गया, लेकिन उस टाइम पे इसका वेट बढ़ जाता है, 30 की जगह 45 किलो का हो जाता है 6 साल के बाद, और क्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। तो टोटल हो गया 3,000 क्लम्स और 45 किलो का वेट, तो टोटल बन गया 1,35,000 किलो। 1,35,000 किलो को अगर हम 4,000 रुपये के हिसाब से डिवाइड करें पर टन 1,000 किलो का, तो 5,40,000 रुपये मिलता है हमारे लोगों को। तो 5,40,000 मतलब आप ही लगा लिए करीब 12 चौक 48 40,000 रुपये महीना मिलता है। 40,000 रुपये ऑन एन एवरेज हमें मिलता है। तो हम इसको हर महीने कटवा लो, जब मन करे, जब पैसा चाहिए तब कटवा लो। किसानों का एटीएम इसलिए बोला जाता है, मुझे हर महीने चाहिए मैं उतना ही कटवाऊंगा जितना मुझे चाहिए। भाई 40 1 टन काट दो भाई, मैं अपना 1 टन निकाल लूँ, उसका पैसा अपने को मिल जाए। तो ये तरीका हम इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि इतने सारे बांस के पेड़ हो जाएंगे, मैं एक बार में 5,40,000 का क्या करूंगा, मुझे ज़रूरत है तब तक और उग जाएगा, तो मैं उस हिसाब से काम करने वाला हूँ। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले साल से ये स्कीम आई है, इसलिए शायद अधिक लोगों को नहीं पता है। आप सारे लोगों को बताएं, पूरे इंडिया के लोगों को बताएं, चाहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कमाएंगे, खाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, और हमारा तो पेंशन का प्लान पूरा हो जाएगा। अब हम जो भी काम करना है खुल के हम वो काम कर पाएंगे। ये केवल 1 हेक्टेयर का है, अगर आप जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना ज़्यादा पैसा। और जो बताया गया 5x5 का, आप देखेंगे यूट्यूब के अंदर वो कहते हैं कि भाई शुरू में 5x5 का बना लो, एक बार उग जाता है तो बीच में भी तुम लगाते चलो, तो ये इनकम आप 10 गुना तक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको 2.5 लाख 2,40,000 मिल रहा है, इसको 10 गुना कर दो, इसका आपको 24 लाख तक मिल सकता है 1 हेक्टेयर से ही। 1 हेक्टेयर से ही 24 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन एक बार 4-5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या, हम खुद करने वाले, हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद इसको बीच में जंगल बनाए जाओ लगाए जाओ, क्योंकि जब कटेगा तो बगल से दूसरा बड़ा वाला शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम शुरू होता है, और बहुत अच्छी खेती है। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि 1 साल के बाद चाहे जैसा भी आया, बहुत एक रिसर्च करके निकाली है आप सभी साथियों के लिए, हम अपने लोगों के लिए। अब आते हैं कि हमें यहाँ से इसके लिए हेल्प कहाँ से मिलेगी। ये सब हो गया, तो NBM है, nbm.nic.in, नेशनल बांस मिशन जो है, बैम्बू मिशन जो है, वो अब इसको बेचने की भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने पूरा प्रोसेस क्या किया है। आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आने वाली। आपको नॉलेज चाहिए वो ये देंगे, आपको ट्रेनिंग चाहिए वो ये देंगे, आपको सीड चाहिए वो ये देंगे, आपको इनके टिश्यू कल्चर वाले प्लांट्स चाहिए वो ये देंगे, आपको जो भी चाहिए सब ये करके देंगे। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी होता है, सॉइल टेस्टिंग की चाहिए, आपको पता है पंतनगर यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, कहीं से भी कॉन्टेक्ट कीजिए, ये सब लोग खुद गाँव में आके फ्री में करके जाते हैं। बांस के लिए किसी भी तरह की सॉइल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 137 से ऊपर प्रजातियां हैं इंडिया के अंदर, तो किसी भी तरह की सॉइल के अंदर, किसी भी तरह की मिट्टी के अंदर बांस होता है। सबसे तेज बढ़ने वाला, दुनिया के अंदर सबसे तेज बढ़ने वाली घास है, एक दिन के अंदर 3 फीट तक हो जाती है, आप सोच सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, ये NBM ने अब ग्रोवर्स जो हम जैसे किसान हैं, ये हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये कंपनी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, और जो मझौलिए लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, या सामान को इधर उधर ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर, ये सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने पूरी एक टीम बना रखी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ सारे वेबसाइट में कैसे आपको देखना है, वेबसाइट में जाके आप जरूर देखिएगा प्लीज। सर बांस, जंगल की आग से सर बांस को सबसे देर में असर पड़ता है। सर सबसे बढ़िया, बांस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जंगल की आग में सबसे देर में बांस में असर पड़ेगा। और बांस को जंगल में लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोला आप इसको अपने खेतों में लगा लीजिए, खेत के साइड में लगा लीजिए, मेड़ पे लगा लीजिए, जंगल की बाउंड्री पे लगा लीजिए, 2 खेतों की बाउंड्री पे। जंगल की आग सबसे देर में असर पड़ता है। इसका न्यूक्लियर बॉम्ब का जब इस पर असर नहीं पड़ा जापान के अंदर 1945 में, आग का क्या पड़ेगा। तो आप समझिए इस चीज को, बहुत देर में असर पड़ता है। और तो इन्होंने क्या करा है, NBM ने क्या किया है, कंज्यूमर लेके आएंगे, प्लांटिंग मटेरियल ये देंगे, प्लांटेशन ये करेंगे, फैसिलिटीज ये आपको बना के दे रहे हैं कलेक्शन के लिए, एग्रीगेशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, और जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनको उनकी जरूरत है वो सारा काम ये करके आपको देंगे। ये कॉन्टैक्ट से इस सबसे आपको मिला देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, चाहे इनके थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नहीं भी करते हैं
बांस की टेक्नोलॉजी समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने गांव से 1-2 बंदों को भेज दीजिए ट्रेनिंग लेने के लिए, 5 दिन 3 दिन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, वो देखेंगे समझेंगे, आगे काम हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक CFCs बना रहे हैं जिसको बोलते हैं कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जिस तरह से आधार के जैसे केंद्र बनते हैं, इसी तरह से इसके लिए भी इन्होंने, ताकि किस मशीनरी के किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मशीन की भी आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से दीपक जोशी जी ने आज ही बताया मुझे कि 50% सब्सिडी अभी मिल रही है, तो ये बहुत बहुत अच्छा है। और सारे स्टेट्स को इन्होंने, जो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर भी 5 साल की इन्होंने योजना चलाई है बांस को लेके। तो पिछले साल से शुरू हुआ है, 2 साल का बजट इनको ऑलरेडी कुछ मेरे ख्याल से शायद 11 करोड़ के आसपास, 10-11 करोड़ इनको इसके लिए मिला है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इसके अलावा NBM ने जो कोलैबोरेशन किया है, ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है, और सरकार सीरियस इसलिए कि इसमें सरकार की कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान की आ जाती है, लेकिन किसान के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रैटन जो है हमारा रेशो वाले जो होता है उसके लिए है। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, यहाँ से भी इनका है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है बैम्बू सेक्टर के अंदर, केवल बैम्बू सेक्टर के अंदर। आप सोचिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वेबसाइट, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। दीपक राजपूत जी के सर हम रहते, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, जंगल में रहिए, जंगल में तो बहुत अच्छा ग्रो होता है, ये तो प्रूवन फैक्ट है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेबसाइट, आप प्लीज देखिएगा। ये वेबसाइट है बैम्बू की, आप गूगल पे सर्च करेंगे नेशनल बैम्बू मिशन, nbm.nic.in, ये इनकी वेबसाइट में और पास से दिखा देता हूं। इस पर आप जाएंगे, इसमें यहां पर आपको दिखेगा सक्सेस स्टोरीज, इसमें लिखा है सक्सेस स्टोरीज। तो जो लोग बैम्बू से बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं, उत्तराखंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उत्तराखंड के किसान ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो सक्सेस स्टोरीज के अंदर आप क्लिक करेंगे, मैं दिखाऊंगा 1 बाय 1 आपको। इसके अलावा आप जा सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर, किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो उसके कॉन्टैक्ट्स को जरूर देखें आप। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट्स का मेन्यू है, ये कॉन्टैक्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये जानकारी आपको देखनी ज़रूरी है। इसके अलावा आप मिशन पे है और डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। इनकी स्किल डेवलपमेंट, ये वाला सेक्शन इनका काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इस मेन्यू को खोलता हूँ तो इसका मैंने देखा स्किल डेवलपमेंट के अंदर सेक्शन ये काम नहीं कर रहा है, तो मैंने दीपक जोशी जी से बात करी, उन्होंने कहा कि आप इस पर काम कर सकते हैं, हमसे बात करके काम कर सकते हैं। आपको अब अगले में दिखाता हूँ आपको किससे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट का खोला हुआ है, मेरी बात किससे हुई है, उत्तराखंड का लास्ट में यू लास्ट में आता है। तो आप देखेंगे आज मैंने बात करी है श्री दीपक जोशी जी से, दिनेश जोशी से, सॉरी दिनेश जोशी उनका नाम है, प्रोग्राम मैनेजर हैं, ये उनका मोबाइल नंबर है। और इनसे आज मैंने बात करी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप भी चाहे इनसे बात कर सकते हैं। मैंने बोला सर हम NGO हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। आपको केवल उत्तराखंड की ही नहीं, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहीं पर बात करनी है। हिमाचल प्रदेश के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है श्री रविंदर सिंह चौहान जी, आप इनका भी नंबर दिया, इनसे भी बात कर सकते हैं। नरेश कुमार बाधन जी हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस साइंटिस्ट से बात करी थी कोयम्बटूर के अंदर। इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज जो मैं आपको दिखाता, सफलता की कहानियाँ, आप प्लीज़ इसको देखिए। सफलता की कहानियाँ अगर आपको मिलता है, इसमें बांस के ये लिखा है सफलता की कहानियाँ, तो आप प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर इंग्लिश में डेटा दिया हुआ है, और मैंने देखा था इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बांस और अंजन घास आधारित इन्होंने केवल मात्र 22,000 1,000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के अंदर, मतलब मात्र 1 हेक्टेयर के अंदर 22,000 रुपये के अंदर सारे बांस उगा दिए। आप सोचिए, केवल 22,000 रुपये का खर्चा। इसके बाद जो है फोटो गैलरी, ये जरूर देखना, मुझे बहुत शर्म आती है साथियों, ये फोटो गैलरी का भी ऑप्शन है हमारे पास। ये गैलरी पे आप जाएंगे, यहाँ पर ये मेन्यू है गैलरी, यहाँ पे फोटो गैलरी है। मुझे बहुत दुख होता है जब देख के कि यहाँ पर नागालैंड के बारे में आप देखिए क्या क्या हो रहा है, ये ज़रूर देखिएगा। आप ये मत सोचिए बिल्कुल बांस में कोई किसी भी तरह की कमी है, हमारे उत्तराखंड का इसमें कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जब से योजना लॉन्च हुई है, नागालैंड में देखो कितने बड़े स्तर पे काम कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े सेट बना रहे हैं, बड़े तगड़े तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। टूरिज्म के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े घर बना, बढ़िया घर बना रखे हैं, औरतें कैसे काम कर रही हैं। ये पूरा इन्होंने रेस्टोरेंट जो भी इनका है, ये हर जगह इन्होंने बांस से ही सब कुछ बना दिया। फ्लोरिंग के लिए आज के टाइम पर बांस बहुत यूज़ हो रहा है। हम ये सारे काम कर सकते हैं। टंकी इन्होंने एक रुकने का इंतजाम मचान जैसी बांस पर बना रखी है, आप देखेंगे
ये नागालैंड का है। मध्य प्रदेश ने देखिए आप कितना अच्छा काम करके रखा हुआ है, इनका हैंडीक्राफ्ट्स देखिए, ये देखिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी काफ़ी कुछ हो सकता है। बांस कितना अच्छा इन्होंने प्रयोग किया है। ये सारी जानकारी प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। इस तरह से पूरे बांस के ये जंगल लगा रहे हैं। आप देखिए सिक्किम को देखिए, सिक्किम ने और भी अच्छा आगे जाके काम किया। देखिए सिक्किम के लोग कैसे, हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा आज के टाइम पर ये स्किल्ड लोग हैं, इनको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम बांस अच्छा से लेके आएंगे उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा अभी भी ये स्किल हमारे पास है, हमारे पुराने लोगों के पास है। ये सब हम बना सकते हैं, सब काम हम कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इंटीरियर डेकोरेशन के काम कितना अच्छा है। देखिए पूरी हट ही बना रखी है इन्होंने। मैं श्रीलंका गया था कुछ सालों पहले, काफ़ी साल हो गए, 8-10 साल पहले। वहाँ पे कोलंबो के अंदर मैं बीच पे रुका था, तो वहाँ पर देखा मैंने इस तरह से उन्होंने हट वट बना रखी है सी कोस्ट पे। बहुत ज़बरदस्त, हम वहीं पे रुकवाया उन्होंने। बांस के फर्नीचर बन रखे हैं, आप देखिए कितने आसानी से हम ये उत्तराखंड का कल्चर अपना और अपने संस्कृति को, अपने जो हमारे जो स्किल लोग हैं उसको आगे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से लोग खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत दुख है कि उत्तराखंड का कहीं नाम नहीं है। तो साथियों, लेकिन इस बार नाम करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, किस तरह से आपको फंडिंग मिलेगी, सारी की सारी चीज़ इस वेबसाइट पर है। आप देखिए ये पूरा इन्होंने एनुअल एक्शन प्लान सरकार का बता रखा है, इस फॉर्मेट पे आएगा। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए, ये सरकार का एनुअल प्लान है। इन्होंने बताया कि टोटल ये उत्तराखंड सरकार का है, सॉरी नेशनल बैम्बू मिशन का है। 1522 करोड़ रुपए का इनका पूरा बजट इन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट दी है। अब यहाँ पर देखिए स्टेट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स बैम्बू डेवलपमेंट, इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव ली, ये सारी की सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। सारी जानकारी है यहाँ पर, कैसे वैल्यू एडिशन हुआ है, कैसे काम किया है, ट्रांसपोर्ट का हो गया है। इसके अलावा जो फंड रिलीज़ हुए हैं, अभी कितना फंड रिलीज़ हुआ है, ये जानकारी भी आपको मिलेगी। मैं उत्तराखंड का आपको दिखा देता हूँ। उत्तराखंड सरकार के लिए ये उत्तराखंड नाम है, 35वें नंबर पर है। और उत्तराखंड को जो रिलीज़ हुआ है 1,46,50,000 रुपये का इनको बजट रिलीज़ हुआ है। इसके आगे क्योंकि ये जानकारी आपको होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय बांस मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद इनको गई है। और ये इसी मैंने जानकारी आप लोगों के लिए निकाली है कि देखिए बहुत सीरियस तरीके से इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा पैन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पैन इंडिया ट्रांजिट, अगर आपको दिखाऊं मैं एक सेकेंड, पैन इंडिया ट्रांजिट, ये रिपोर्ट है हमारी। पैन इंडिया कार्ड ट्रांजिट परमिट फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ बैम्बू। पूरे इंडिया के अंदर आप बिल्कुल फ्री कर दिया इन्होंने, कोई टेंशन नहीं है। ये एक मीटिंग हुई थी अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। 2017 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, अमेंडमेंट करने के बाद हमें अब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सारे सरकारी डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये एक फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट फॉर्म भर के आपका जहाँ चाहे वहाँ इसको लेके जा सकते हैं। ट्रांजिट परमिट होता है, कोई नहीं रोकने वाला। बैम्बू की कौन सी स्पीसीज, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बस, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। एक गाइडलाइंस जो इन्होंने दी है ये इनकी वेबसाइट पर है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। आपको दिखा देता हूँ गाइडलाइंस कहाँ पर है। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, मिशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइडलाइंस दी हैं। प्लीज़ इसको अवश्य देखिएगा, 100% ज़रूरी है इसको देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो साथियों, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है आपको वो जानकारी देने का जो मैं खुद करने वाला हूँ। तो इसका मतलब है कि हम उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑनलाइन। आप सबको एक लिंक दे दूंगा। सर, जिसको सवाल है मैं एक बार पूरा जाके देखूंगा किसके क्या क्या सवाल हैं। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइंस है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अवश्य पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसमें कितने पेज का डॉक्यूमेंट है। ये केवल 41 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आप पढ़ने के लिए केवल 40 पेज हैं। 40 पेज पढ़ेंगे, एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी आपको, किस तरीके से, कहाँ पर, कौन से लोगों से मिलना है, कैसे करना है। स्टेट लेवल कमिटीज़, जो मैं टीम की बात आपको बता रहा था, वो इनके स्ट्रक्चर के अंदर है। और ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा इन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। प्लीज़ ये जानकारी देखें ताकि कोई भी अधिकारी आपको बहला फुसला ना सके। आप इनके मेन्यू में जाएंगे और आपको स्ट्रक्चर मिलेगा।
आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लेवल पर स्ट्रक्चर है। मैं स्टेट लेवल पे आता हूँ। स्टेट हमारा उत्तराखंड है। राज्य स्तर पर है, टॉप लेवल पे SLEC कमेटी बनी है, राज्य स्तरीय कमेटी बनी है, स्टेट लेवल इलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, और इसके बाद जिसके अंदर मुख्य प्रमुख शासन सचिव है। यह हम सबको पता होना चाहिए कि हमें अगर कल को किसी कंप्लेंट भी करनी है तो कहाँ करनी है। बांस विकास एजेंसी ये हर जगह बनी है, हर राज्य जो है इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य में BDA की स्थापना की जाएगी। बांस जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी, बांस डेवलपमेंट एजेंसी, बांस विकास एजेंसी जो बनेगी बैम्बू की, ये हर राज्य के अंदर बनेगी आपकी, और ये BDA जो है ये NBM के अंडर में बनाया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पे आएंगे, हमें अपने अपने जिला पे बात करनी है। हर राज्य की बांस विकास एजेंसी एक जिला स्तरीय एजेंसी का गठन करेगी। तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट करना है, आपको कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो राज्य स्तर के बाद ये जिला स्तर पर भी बना रहे हैं, और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई जानकारी आपको पहले मिल जाती है तो प्लीज़ आप हमें दे दीजिएगा, और सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा बांस को लेके। हम इसके ऊपर पूरा एक पेज भी बना सकते हैं, किस तरह से उत्तराखंड में बांस का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसको एज अ बिजनेस हम, क्योंकि सरकार ने इसको 100% कमर्शियलाइज कर दिया है। तो ये जानकारी जो है आप सभी के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ से एक हमें अप्रूवल भी मिलता है, इसी गाइडलाइंस है, जनरल डिटेल्स है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का हम अपने बना के भी कर सकते हैं, और हमारे लोगों को इसमें पैसा भी मिल सकता है जो इनके गाइड बनेंगे, जो कोच बनेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है, NGO भी हम कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो हमारा 1UK एक NGO है, हम NGO के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, और अदरवाइज नहीं तो पर्सनल लेवल पे भी इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छी गाइडलाइन है, आपको एक एक चीज़ की इसमें जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी गाइडलाइन सरकार ने बनाई हुई है। इसके अलावा इन्होंने एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमें, अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, इंटरवेंशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन रोल ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। उत्तराखंड मतलब हमारे गवर्नमेंट के ही इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, 18 डिपार्टमेंट हैं इसमें, जो बांस का सारा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, 14 डिपार्टमेंट है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके आगे लिखा भी है वो क्या यूज़ करने वाले हैं। तो 14 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हमारे सरकार की ही यूज़ करने वाली है, आप समझ सकते हैं हमें कितना बेनिफिट इससे होने वाला है। तो इसके अलावा मैं एक पॉइंट आपको दिखाना था, ये देखिए बैम्बू मार्केट रिसर्च, ये सारे की सारी रिसर्च ये NBM की वेबसाइट से मैंने निकाला है डॉक्यूमेंट, आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये सारी रिसर्च वो करने वाली है, एक्सटेंशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे के सारा काम आपको सरकार की ओर से NBM करके देगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार उनसे कॉन्टैक्ट करना है, एक बार हम आगे खड़े हो जाएं अपने लोगों के लिए खुद अपने हिसाब से। हाईटेक नर्सरी बनाएंगे, बिग नर्सरी बनाएंगे, स्मॉल नर्सरी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें इनके साथ है। ये कह रहे थे आज दीपक जोशी, हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, बाकी जगह ईस्टर्न स्टेट में काम हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर हमें काम ही नहीं मिल रहा है, हमारे लोग आगे ही नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें। मैंने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए, कम से कम हम तो प्रयास करेंगे आगे आने का। तो सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ आप आगे आएँ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे भी काम होगा, बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी बना रहे हैं। तो प्लीज़ दीपक जोशी ने जब मुझे बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सारी चीज़ जानकर कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं इन चीज़ों को लेके। कोई नई चीज़ आई है, हमें तब जागरूकता आती है जब बाकी स्टेट्स बहुत आगे निकल जाते हैं। आप देखेंगे मैं इस ग्रुप की बात कर रहा था, बैम्बू टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, BTSG, ये नेशनल लेवल एजेंसी जो है इन्होंने बनाई है, BTSG। ये BTSG का बहुत बहुत अच्छे काम है, इनके क्या स्ट्रक्चर है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये पूरी टेक्नोलॉजी, टेक्निकल मैटर्स में पूरी गाइडेंस हमें देंगी, ठीक है। कौन सा अप्रोप्रिएट बैम्बू स्पीसीज जो है उस एरिया पे लगेगा, रिकमेंड करेंगे हमें स्टेट और उसके लिए किस वेदर को सूट करता है, किस सॉइल को सूट करता है, ये सारी चीज़ें हमें बता के देंगे। हमें केवल खेती करनी है, किसी को एक पैसा नहीं देना, कोई सरकार की दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ सवाल हैं। दीपक राव जी कह रहे हैं ताकि गाँव वालों को उनके हक के बारे में पता चल जाए। भाई जी एक दिन गांव के प्रधान और उनके काम के बारे में सर ये घोटाले करते हैं, वीडियो बनाएं सर, ये तो सारे लोग आए दिन कर ही रहे हैं ना। सरकार, अभी हम टॉपिक से हटके ना जाए, मैं बस इतना बताना चाहूँगा, ग्राम प्रधान को कितनी ग्रांट मिलती है सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पूछ लो कहाँ गया वो पैसा। ये सारे काम हम नहीं करेंगे। जो जिस गाँव में रहता है अपने लोगों के, वो आप उनको अगर अपना लोग समझते हो वो बुरा मान जाएंगे, उनके अगेंस्ट आपने कुछ कहा तो ये आपकी गलती है। आज तक यही तो होता रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार
प्रधान ने काम नहीं किया लेकिन कुछ कहना नहीं हो, बुरा मान जाएगा, हम मीठे मीठे बन के रह जाते हैं। अब उसका 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 परिणाम ये हुआ, ना गांव में डेवलपमेंट हुआ, ना एजुकेशन हुई, ना हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हुआ, हम वहीं के वहीं रह गए। तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, सच को सच बोलना पड़ेगा, गलत को गलत, सही को सही, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, और जो जो गलत चीज़ें हैं उसको गलत आपको बोलना ही पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हम तो बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। मैं बिल्कुल लग चुका हूं ऑलरेडी। दीपक, सॉरी, बार बार मुझसे दीपक जोशी निकल रहा है। दिनेश जोशी जी जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नाम भी दिनेश है, मेरा नाम भी दिनेश, तो बहुत अच्छा है। मैं दीपक राजपूत जी कुछ कह रहे हैं, जानता हूं हमारे वहाँ एक बार डाल चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा डाले थे, आज के दिन एक भी पेड़ नहीं है। सर केयर तो करनी पड़ेगी, शुरू में तो केयर करनी पड़ेगी, 6 महीना केयर बहुत आवश्यक है, और ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। खाली डाल के छोड़ दिया, हम लोगों पे उंगलियां उठाते रहे, ऐसे कुछ नहीं होगा ना। आज के टाइम पर हर चीज़ होती है, हर चीज़, जिसको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है बांस को, आज जब वो हो रहा है तो सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। हम सोचते हैं बस बैठे रहे और पैसा आता रहे, ज़्यादा काम ना करें। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये भी इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 4 साल हमें इंतज़ार करना है। हम इसको एक ऐसी खेती को हम दे रहे हैं कि लाइफ टाइम, हमें ज़िंदगी भर, हमारी मौत तक ये हमें, उसके बाद हमारे बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, हमें हमेशा पैसा देता रहेगा। हाँ, दीपक राज जी कह रहे हैं बढ़िया, हमें कहाँ से प्राप्त होगा ये? सर जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए आप NBM की वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। FRI जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इधर देहरादून, यहाँ पर भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उन्होंने आपके ज़िला में जो भी नोडल एजेंसी बना रखी है, वो वहाँ से आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी। अपना स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसकी वेबसाइट आप उत्तराखंड सरकार की देख सकते हैं, आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। उसमें कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे फ़ोन घुमाएंगे, उनसे पूछेंगे हमारे क्षेत्र में कौन कर रहा है, या अपने क्षेत्र के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को ये सारी जानकारी दी जाती है, उनके पास आप अवश्य जाइएगा। इसके अलावा और मैं भी कुछ देख रहा हूँ। हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण दिया था। जी सर, मैंने हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण दिया था। उस टाइम पर ये एक्चुअली ये हुआ था 1945 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो अमेरिका ने जापान पे बम गिराए थे। तो उस टाइम पर जो पेड़ बचे थे, केवल वो जो पेड़ बचे थे उस क्षेत्र के अंदर, वो केवल बैम्बू के पेड़ बचे थे। इतना पावरफुल प्लांट है ये। प्लांट नहीं, इसको ग्रास बोलते हैं। ये पौधा नहीं है, ये कोई पेड़ नहीं है, घास है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड सर। हम बांस का हब भी बना सकते हैं उत्तराखंड को। जी सर, केएस राव जी, बहुत अच्छी आपने बात बोली। हमारा भी यही प्लान है, क्योंकि हम किसी को ये ना बोले कि यार तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। हम ये खुद करने वाले हैं, हम खुद स्टार्टिंग करेंगे इसकी, ताकि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल मिले। जो भी साथी, जो भी भाई लोग, जो भी संस्था साथ मिलके आगे करना चाहती है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग उत्तराखंड के अंदर हम मतलब हमसे पहले हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, लेकिन इसको अब हम इस तरीके से करना चाहते हैं कि एक नया इनिशिएटिव, एक नया उत्तराखंडियों को सशक्त करने के लिए हमें चीज़ मिली है। 3-4 साल तो देखते देखते गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बच्चा कब पैदा हुआ और कब 4-5 साल का हो गया, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ऐसे हमें अपने जिस तरह के बच्चे की केयर करते हैं, उससे तो बहुत कम केयर की आवश्यकता है। गाँव में अगर मैं नहीं हूँ, मेरे माता पिता हैं, या मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो थोड़ा थोड़ा उसका पानी देके कर सकते हैं। मुझे पता है कि गाँव में क्या होता है कि जो खेत जो है पहाड़ों, जो एक साथ मेरे सारे खेत नहीं, चकबंदी नहीं हुई है, एक खेत मेरा यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, तीसरा वहाँ पर है, तो इसको हम एज अ बेनिफिट भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने खेत में जो खेती कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। कोने में मुझे 5 बाई 5 फीट का, 5 बाई 5 फीट ज़्यादा एरिया नहीं होता, उसके अंदर एक बैम्बू का पूरा क्लस्टर लगाना है। क्लस्टर मतलब कुछ पौधे इकट्ठे मिला के लगाने, मेरे लिए बहुत ईजी हो गया वो। उसके अगल बगल थोड़ी सी फेंसिंग वेंसिंग करनी है तो करते, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पड़ेगा, बहुत सस्ते में बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ज़्यादा केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा है। और गांव की पूरी बाउंड्री, 2 गांव की बाउंड्री के बीच में इसको लगाया जा सकता है। थोड़ा सा गड्ढा खोदना, वो लगाना है, सरकार से लेके आ सकते हैं मिलजुल के। लेकिन ये खेती जो मिलजुल के करेंगे तो इसमें बेनिफिट मिलेगा। केवल अपना फायदा सोचेंगे तो उसमें मजेदारी नहीं है। हम आगे बढ़े, पूरा गांव आगे बढ़े, अपने आप ही हमारा पूरा राज्य आगे बढ़ जाएगा, सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपको बताइए, बहुत साइंटिस्ट से, बहुत लोगों से, किसानों से बात करने के बाद आपको ये मैं बात बता रहा हूँ। जी सर, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर से कम बांस भी सर बिल्कुल बिल्कुल, पतले बांस भी बिकते हैं, पतले बांस भी बिकते हैं। 18 सेंटीमीटर से ये होता है कि 18 सेंटीमीटर होने के बाद उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है आपको। और भी मैं देखना चाहूँगा, कुछ और लोग भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जी सर, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे, आपको डालना है वेंडर्स ऑफ बैम्बू,
और यूट्यूब के अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज जो है वो कॉन्टैक्ट करती हैं। लेकिन क्या होता है, जब बड़ी कंपनीज तभी आती हैं, छोटे छोटे वेंडर तो आ जाएंगे, वो देखते हैं। जैसे मैंने बोला अल्मोड़ा जिला के अंदर मेरा द्वाराहाट ब्लॉक पड़ता है, मैं द्वाराहाट से हूँ। तो द्वाराहाट के अंदर अगर मेरे गांव का एरिया जो पड़ता है, बगवाली पोखर वाला क्षेत्र है, मेरे यहाँ से शुरू होकर बगवाली पोखर से बिंता तक, वहां पर पूरी चेन बन जाए, पूरे बांस ही बांस उग जाए एक कोने में। मैं ये नहीं कह रहा मेन खेती को हम कुछ नुकसान पहुंचाए, मेन खेती में बहुत मेहनत होती है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। साइड से पूरा हमारे वहां से धारा बहती है गगास की, तो वो वहां पर हम सारी जगह अगर ये पेड़ लगा दें और बेच दें, गांव के लोग मिलजुल के काम करें, प्रॉफिट को आपस में बराबर शेयर कर लें, कितनी अच्छी बात है। ये मिलजुल के काम भी हो जाएगा हर व्यक्ति के घर में। मैं ये नहीं कह रहा कि 20,000 रुपये आएगा, कम से कम 7, 8, 10,000 रुपये तो महीना आएगा ही आएगा। उसके बाद तो 8,000, 10,000 रुपये महीना अगर बैठे बैठे आ रहा है, कुछ करना नहीं है, खेत में जाते हैं इसी बहाने, थोड़ा पानी वहीं नदी के पास है, नदी नहीं है तो जहाँ से पानी का थोड़ा सा स्रोत है, 6 महीने तक तो पानी देना है, उसके बाद तो बारिश के पानी से ही हो जाता है। आपको कुछ फर्टिलाइजर कर देने की कोई जरूरत नहीं है, शुरू में अगर आपने इसको ठीक कर दिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजीव नेगी जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ इस प्लान में जुड़ना चाहूँ। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बांस की खेती के ऊपर अलग से एक 1UK का पेज बनाऊंगा कि जहाँ पर हम सारे लोगों को आगे बढ़ा सकें इस चीज़ को लेकर। सर बांस है या रिंगाल? सर रिंगाल नहीं है, रिंगाल जो होता है बांस से पतला होता है, रिंगाल बांस की ही प्रजाति है, लेकिन हम केवल बांस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो सपोर्ट कर रही है वो बांस को कर रही है, रिंगाल को नहीं कर रही है। वैसे रिंगाल पतला होता है, बांस मोटा होता है। लाल सिंह जी कह रहे हैं हमने बांस गांव में 1959 से पहले ही 2-3 जगहों में लगाया हुआ है, जो कि हमारे पिताजी ने लगाया था। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका आर्थिक फायदा नहीं ले पाए। जी सर, बहुत बहुत सही बोला आपने। मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि आज के टाइम पे जो बांस का, जैसे मैंने बताया कि 12,000 रुपये पर टन के हिसाब से इंडिया कई मिलियन, मैंने शायद कहीं डॉक्यूमेंट में लिखा भी है, इंपोर्ट कर रहा है। हमारा देश जो है इंपोर्ट कर रहा है बांस, जबकि दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास वो फिगर भी है कितना इंपोर्ट कर रहा है इंडिया जो है वो जितना भी उगाता है उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो इंडिया करता है 148 करोड़ रुपए इन्होंने किया था 2015-16 के अंदर, 148 करोड़ रुपए का बांस इंपोर्ट किया था, जो 2017 के 16-17 के अंदर एक साल बढ़ के 213 करोड़ रुपए हो गया। 213 करोड़ रुपए का बांस इंडिया जो है इंपोर्ट कर रहा है, और अब वो बढ़ के करीब 250 करोड़ के आसपास हो चुका है। 250 करोड़ का बांस इंपोर्ट कर रहा है। 250 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लाखों किसानों को इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि 250 करोड़ का इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया बांस, जो कि आराम से इंडिया के अंदर नेचुरली है, हो जाता है, हमारे इंडिया की क्लाइमेट बहुत सूट करता है। और सभी साथियों को बताना चाहूँगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे दे सकते हैं, उत्तराखंड सरकार, जो उत्तराखंड राज्य है, उसकी ज़मीन जो है वर्ल्ड में ही, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट फर्टाइल भूमि है। बहुत कम मात्रा में आप कुछ भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो गारंटीड हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ये मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ। बांस के सर अभी सरकार को भी अभी खाली ये अब से नहीं, हर देश में हर सरकार वो उनको बहुत ज़्यादा, खासकर अमेरिका के अंदर उन्होंने बोला कि सीमेंट, स्टील, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ज़मीन से खोद के ही निकाली जाती हैं, इसमें बहुत दिक्कत है। हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो रीग्रो कर पाएँ, जो एक बार कटे तो हम दोबारा उसको ग्रो कर पाएँ। तो ये बहुत सबसे बड़ा अल्टरनेटिव अब बांस को निकाला गया है। इसके अलावा बांस से जो हमारा चारकोल बनता है, जो लकड़ी का कोयला बनता है, इस सबसे इसके ब्रिक्स बना के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा किया है कि इसको एज एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर खर्चा तो मुझे पता है कि 3-4 साल तो चलाना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, मिलजुल के कर सकते हैं काम, लेकिन उसके बीच में जैसे मैं बताया, बांस की खेती के साथ साथ जो आप दूसरी खेती कर रहे हैं उसको चालू रखिए। जी सर, पंचम सिंह जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सब कुछ है, जानकारी नहीं होने के कारण कुछ नहीं है। जी सर, जानकारी का बिल्कुल अभाव है, और मैं शायद इसके बाद आपको कोई और दूसरी इस तरह की जानकारी नहीं दूंगा। बाकी मैं ये जरूर चाहूँगा कि हमारे लोग, मैं उस पर एक पूरा सेशन करूँ कि हमारे लोग किस तरह से सक्षम बने, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करें। ये सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो आगे जा रहा है, ऐसा हो रहा है। इस चीज़ से हम प्लीज़ थोड़ा सा बाहर आएँ, एक दूसरे को सहायता करें, क्योंकि बांस खुद कहता है मुझे कम्युनिटी में ग्रो करो। मुझे अकेला खड़ा करोगे, अकेला बांस हो जाएगा, जैसी हवा आएगी, तेज झोंका आएगा, वो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो अकेला तो हम भी नहीं चल पाएंगे। हमारी कम्युनिटी उत्तराखंड, खासकर उत्तराखंडी लोगों की कम्युनिटी जो है हमारे पहाड़ी समाज के, वो बिल्कुल बांस की तरह है। हम इकट्ठा रहेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, और हम अगर अकेले चलने का प्रयास करेंगे तो बांस जैसे अकेला बांस है वो नीचे गिर जाता है, हम भी ऐसे गिर जाएंगे। हमें गिरना नहीं है, हमें उठना है, हमें मिलजुल के एक दूसरे को उठाना है। और जिस तरह से बांस की जड़ें जो नीचे जाके आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं,
हमें हमारी भी उत्तराखंडियों की जड़ें नीचे इतनी मजबूत हों, ऊपर से हम चाहे हिलते हुए दिखाते हैं, लेकिन नीचे से कोई हमें हिला ना पाए, तो हम भी बहुत ऊंचा जाएं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आगे करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर आप सभी साथियों के पास है ही, आप मुझसे बात कर सकते हैं जब चाहे फ़ोन पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। जो भी साथी बाद में जुड़े उनको बताना चाहूँगा, बहुत समराइज़ करना चाहूँगा। बांस की खेती को लेकर आज हमने बात करी थी। बांस की खेती केवल एकमात्र ऐसी खेती है जिसमें सरकार ने सारे कंट्रोल हटा लिए। इसको घास की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ उगाओ, जितना मर्जी उगाओ, जितना मर्जी काटो, जैसे मर्जी बेचो, कोई सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं रखा है। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा करें। NBM है, FRI देहरादून, NBM नेशनल बैम्बू मिशन, और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये इसमें सहायता कर रहे हैं। और उसके अलावा उत्तराखंड सरकार का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी इसमें सहायता कर रहा है। इसको हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। सामूहिक खेती अगर करेंगे तो सारे लोगों को बहुत बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। मैंने जैसा कि बताया, हम कृषि के अंदर हेक्टेयर के हिसाब से भूमि को नापा जाता है। 1 हेक्टेयर मतलब 12,000 स्क्वायर यार्ड, मतलब करीब 2.5 एकड़ ज़मीन हो गई। 100 बाई 100 मीटर का आप एक प्लॉट लगा लीजिए। उसके अंदर करीब 25 से 50,000 रुपये तक का खर्चा आता है। और चौथे साल के बाद से, 4 साल पूरे होने के बाद से इसकी आप बांस की कटाई शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें करीब 20,000 रुपये महीना, अगर मैं अपर साइड लूँ तो 20,000 कम से कम, नहीं तो 10,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाता है। और जितने साल बढ़ते रहेंगे, हर साल ये इस बार 10,000 रुपये महीना हुआ, अगले साल 12,000 महीना होगा, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000, और ये 30 से 40 साल तक रेगुलर पैसा आता है हर साल। क्योंकि बांस होता है वो बढ़ना शुरू होता है, तो उसके साथ उसका दूसरा छोटी सी कलम, जैसे ग्रास बढ़ती है, घास बढ़ती है, ऐसी बांस फैलता रहता है। तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए वरदान साबित होगा उत्तराखंड के लिए, ये मेरा मानना है। सरकारों पर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत समय से हम इस पर प्रयास कर रहे थे, किस तरह से ढूंढें, कहाँ से कोई ऐसी चीज़ निकाल के लेके आएँ। अब नज़र पड़ी है, बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद आप सब साथियों के सामने आए हैं। वन यू की टीम का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोग किस तरह से अपने लोगों को सशक्त करें, जागरूक करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ये चीज़ मैं खुद करने वाला हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने सीरियस है इस चीज़ को लेके। आप भी आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय हिंद। आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। जय उत्तराखंड, जय हिंद।